वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिप्रा तिवारी और यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है ताकि आप अपने लाइफ में इतना बहुत अच्छा कुछ कर सके बच्चों। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी। सो जैसा कि आपको पता है कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में अच्छी तरीके से पढ़कर ख़त्म कर लिया है। वो कहानी जो मैंने आपको समझाई वो आपकी बदल देगी ज़िंदगानी। दुनिया में कितनी सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं, कितनी सारी चीज़ों के प्रति हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं, वो रिस्पॉन्स क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, वो लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया, सिखाया, पढ़ाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उससे आ सकते हैं, इसलिए उस टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लेना मेरे बच्चों। लास्ट क्लास में मैंने आपको रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इट इज़ द स्टिमुलेशन। एग्जैक्टली ये लाइन है आपके एनसीईआरटी में जो आपको पढ़नी है। सो दिस इज़ द स्टिमुलेशन ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ये क्या होता है मेरे बच्चों? स्टिमुलेशन होता है, क्योंकि ये सारी जो एक्शन रिफ्लेक्स एक्शन हो रही हैं आपकी बॉडी में ये नर्व्स के थ्रू ही होती हैं। समझ में आई बात? चाहे यहाँ से कीड़ा काट लेना हो और आपका झटक देना हो, किसी को लपड़ मारने पर आपका पीछे हट जाना हो, गर्म तवे पे हाथ रख देने पर हाथ ऐसे करके हटा लेना हो, ठीक है, उसके बाद पिन के ऊपर पैर रख देने पर पैर तुरंत हटा लेना हो, ये सारे जो होते हैं ये रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। नॉर्मल जो बॉडी में रिस्पॉन्स होते हैं वो इतने ज़्यादा इमीडिएट नहीं होते जितना रिफ्लेक्स एक्शन होता है। समझ में आई बात? इमीडिएट एक्शन जब हम लेते हैं बॉडी में तो हमको ब्रेन की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए हम जो है सीधे सीधे स्पाइनल कॉर्ड से रिफ्लेक्स कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे रिफ्लेक्स होते हैं जिसमें स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व नहीं होती, सिर्फ ब्रेन इन्वॉल्व होता है, जैसे कि सलाइवेशन। कुल मिला के बात यह है कि रिफ्लेक्स एक्शन में हमको सेंट्रल नर्वस सिस्टम के किसी भी एक पार्ट को इन्वॉल्व करना है, हम दोनों पार्ट को इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं। मेनली सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जिस ऑर्गन को हम इन्वॉल्व करते हैं मेरे लाल, वो होता है स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि जितनी भी स्पाइनल नर्व्स होती हैं वही सिग्नल ले जाने और ले आने का काम करती हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई? ब्रेन से हम बहुत सारे रिफ्लेक्स एक्शन कर सकते हैं, जैसे सलाइवेशन हो गया, आंसू का निकलना हो गया, क्योंकि क्या है कि फिर अब सिग्नल जो है जैसे आईज, जैसे हम लोगों ने हमें क्या करना है, सलाइवेशन करना है, तो माउथ से स्पाइनल कॉर्ड में सिग्नल जाए फिर वापस आए तो थोड़ा समय लग सकता है, तो इसलिए हम ब्रेन को सिग्नल दे देते हैं। तो इमीडिएट जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो पार्ट होगा हम उसको सिग्नल ले लेते हैं, तुरंत उससे सिग्नल ले लेते हैं। ठीक है, तो इट इज़ द वेरी स्पॉन्टेनियस, वेरी क्विक, इनवॉलेंट्री एक्शन, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। डन हो गई इतनी बात? फिर मैंने ऑन द बेसिस ऑफ साइट आपको दो प्रकार के रिफ्लेक्स बताए थे मेरे लाल। वन इज द क्रेनियल रिफ्लेक्स एंड वन इज द स्पाइनल रिफ्लेक्स। डन। क्रेनियल रिफ्लेक्स का मतलब ये है कि जब ब्रेन इन्वॉल्व हो रिफ्लेक्स एक्शन में, तो अगर फेशियल का कोई रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा है, ठीक है, तो उसमें कौन इन्वॉल्व हो जाता है? ब्रेन। पर बॉडी के मैक्सिमम एक्शन आपके हाथ, पैर, कमर, इन सब जगहों से होते हैं, इसलिए हम ब्रेन की बजाय स्पाइनल कॉर्ड को मेजर ऑर्गन मानते हैं रिफ्लेक्स एक्शन करने के लिए। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स। वन इज द कंडीशनल रिफ्लेक्स, वन इज द अनकंडीशनल रिफ्लेक्स। कंडीशनल रिफ्लेक्स वो रिफ्लेक्स होते हैं जो कि वो रिफ्लेक्स होते हैं जैसे कि आप तैर रहे हैं, तो अगर आप ये वाला हाथ कर रहे हैं तो अगला यही वाला हाथ करेंगे। अगर आप साइकिल चला रहे हैं तो एक बार पैर ये लगाएंगे तो दूसरा पैर यही लगाएंगे। तो कंडीशनल रिफ्लेक्स वो रिफ्लेक्स होते हैं जिसमें पहले आपको लर्न करना पड़ता है चीज़ें, उसके बाद ही आप रिफ्लेक्ट कर पाते हैं। अनकंडीशनल रिफ्लेक्स वो रिफ्लेक्स होते हैं जो जन्मजात हमें पता होते हैं कि भैया कचरा घुस गया है, तो छोटा बच्चा, पैदा हुआ बच्चा भी छींकता है और खांसता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई? तो अनकंडीशनल रिफ्लेक्स में आपको कोई भी प्रीवियस एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं, वो हो जाता है। जबकि कंडीशनल रिफ्लेक्स में आपको चीज़ें पहले से सीखनी पड़ती हैं, उसके बाद ही होती है। तो अगर आप साइकिल चला रहे, जैसे बचपन से हम सब साइकिल चलाना थोड़ी सीख लेते हैं यार, पहले अपन को सिखाया जाता कि नहीं सिखाया जाता, तो अपन क्या करते हैं, ऐसा साइकिल चलाते हैं, फिर आपके पापा मम्मी बोलते हैं अरे ऐसा पैर रखो, ऐसा पैर करो, ऐसा बैलेंस करो। एक बार जब अपन सीख जाते हैं तो हमारे अनकॉन्शियसली हमको पता भी नहीं होता, और हमारे इस पैर के बाद ये वाला पैर, इस पैर के बाद ये वाला पैर आता है। ये क्या है बेटा? हमारा ब्रेन लर्न कर चुका है रिफ्लेक्स को, और तुरंत वो फटाफट क्विक इमीडिएट रिस्पॉन्स देता जा रहा है विदाउट नोइंग आवर सेल्फ्स। ठीक है, हमको पता भी नहीं है और हम तैर रहे हैं, ऐसे तैर रहे हैं, ऐसे तैर रहे हैं, ऐसे तैर रहे हैं, तो अननोइंगली हम जो है तैरते जा रहे हैं और हमको पता भी नहीं चल रहा है। दिस इज द रिफ्लेक्स एक्शन। समझ में आ गई बात? उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ साइनैप्स मैंने आपको दो प्रकार के रिफ्लेक्स
रिफ्लेक्स बताए थे, वन इज द मोनोसाइनेप्टिक, वन इज द पॉलीसाइनेप्टिक। मोनोसाइनेप्टिक जो रिफ्लेक्स होता है उसमें क्या होता है, सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल लेके जाता है और इमीडिएटली मोटर न्यूरॉन को सिग्नल दे देता है। वैसे बहुत सारी बुक में नी जर्क रिफ्लेक्स को मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स माना गया है, पर आपकी एनसीईआरटी जो हमारी माता है उसके अकॉर्डिंग ये एक पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स होता है। ठीक है, मसल स्ट्रेच इज अ मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स, मैंने पढ़ाया था। अगर किसी को, देखो मैं भी क्या है रिवाइज करवा रही हूँ, सिर्फ ओरली बकर 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 किए जा रही हूँ। अगर आप चाहते हो कि इसका डिटेल प्रोसेस क्या है तो आप पिछला लेक्चर रिफ्लेक्स सेक्शन लगाओ, बहुत शानदार जबरदस्त जिंदाबाद लेक्चर है वो। ठीक है, उसके बाद पॉलीसाइनेप्टिक जिसमें आप सेंसरी न्यूरॉन से सिग्नल लेके आओगे, फिर किसको दोगे, इंटर न्यूरॉन को सिग्नल दोगे और उसके बाद फिर जो है मोटर न्यूरॉन से सिग्नल वापस लेके आओगे। डन हो गई इतनी बात। तो ये होता है पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स जिसमें हम एक से ज़्यादा साइनेप्स को इन्वॉल्व करते हैं। अब आपकी बात मैंने ये समझाई कि आप इन्वॉल्व कर सकते हो एक सेंसरी एक मोटर न्यूरॉन, मिनिमम एक होना चाहिए, मैक्सिमम आपकी इच्छा है। हो सकता है पूरा पूरा नर्व सिग्नल लेके आ रही हो, और जो नर्व होता है इट इज़ अ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, तो हो सकता है एक न्यूरॉन सिग्नल लेके आ रहा हो सकता है पूरी पूरी नर्व सिग्नल लेके आ रही हो। तो डिपेंड करता है कि हम कितने स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स के बारे में बात कर रहे हैं। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स आ रहा है तो बहुत सारे न्यूरॉन इन्वॉल्व होंगे, बहुत ही नॉर्मल रिस्पॉन्स आ रहा है तो हो सकता है एक आधे न्यूरॉन इन्वॉल्व हो, पर मिनिमम एक होना चाहिए, मैक्सिमम अनलिमिटेड है। डन हो गई इतनी बात। सो लास्ट क्लास में मैंने आपको एनसीईआरटी भी ईच एंड एवरी लाइन एवरी वर्ड कवर करा दिया था बच्चों। ठीक है, एक लाइन जो अभी मैंने एक्चुअली इतनी ज़्यादा मैंने बकवास क्यों करी वो आप समझना। ठीक है, देखो क्या होता है मेरे लाल कि रिफ्लेक्स एक्शन जो है इट इज़ द स्टिमुलेशन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आई बात समझ में? रिफ्लेक्स एक्शन क्या है मेरे बच्चों? इट इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो भी चीज़ें बाहर जा रही होंगी, दिस इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। लेट मी एक्सप्लेन यू समथिंग, मज़ा आ जाएगा। देखो आज का लेक्चर में भी तुम्हारे एनसीईआरटी में ना दिया हो बच्चों, पर इससे क्वेश्चन आ जाता है, तो क्वेश्चन आ जाता है तो हमें पढ़ना है। ठीक है, सो ये है हमारा ब्रेन मेरे बच्चों, ये क्या है अपना ब्रेन है, और सेंटर पर यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, मान लो आपकी स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ब्रेन कितना गंदा लिखा है मैंने, कभी कभी तो लगता है कि आई हैव टू टेक द क्लास ऑफ ब्रेन एंड राइटिंग। ठीक है, मुझे एक राइटिंग क्लास की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड डन। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अगर आप देख रहे होगे तो बाजू बाजू से बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल के यहाँ 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 सब जगह जा रही हैं। ये क्या है बेटा? दीज आर द नर्व्स, दीज आर द नर्व्स। समझ में आई बात? तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सेंटर से जो भी चीज़ें बाहर की ओर जा रही हैं, मेरी बात समझो, सेंटर से जो भी चीज़ें बाहर की ओर जा रही हैं बच्चों वो सब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आएंगी। समझ में आई बात? तो बेटा जब हमने स्पाइनल कॉर्ड को नहीं छोड़ा, अगर हमें रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ना था तो हमने पूरा स्पाइनल कॉर्ड पढ़ा, तो अगर हमें किसी नर्व के बारे में पढ़ना है तो मैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तो छोड़ ही नहीं सकती हूँ। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि भारत देश में सबसे अच्छा नर्वस सिस्टम किसी को आए तो वो मेरे बच्चे हों। समझ में आ गई बात? आइए तो शुरू करते हैं। इसके लिए मुझे एक क्विक सा क्लासिफिकेशन देना होगा। हालांकि ये क्लासिफिकेशन सुन सुन के बहुत सारे बच्चे बोर हो जाएंगे, पर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो आज का लेक्चर ज्वाइन कर रहे होंगे, तो मुझे हर बच्चे को ध्यान देना है बेटा। मैं चाहती हूँ हर बच्चा जो है सक्सेसफुल हो, मैं तो चाहती हूँ हर बच्चा फर्स्ट रैंक लाए। ठीक है, फर्स्ट रैंक में बहुत सारे बच्चे क्लैश कर सकते हैं, तो जो भी बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं मैं चाहती हूँ उनकी बहुत अच्छी रैंक आए। तो जिसको ये लग रहा है कि हमको सब याद है एक बार और पढ़ लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नए हो सकते हैं। ठीक है, आ जाओ बच्चों, देखते हैं क्या है। ये क्लासिफिकेशन हमने कई बार कर लिया। ठीक है, नर्वस सिस्टम जब मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम में हम लोगों ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम खत्म कर लिया है। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक पार्ट क्या होता है मेरे बच्चों? सीएनएस होता है, और दूसरा पार्ट होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आई एम गोइंग टू टेक इट इन द डिटेल सो दैट मैं इसका फुल फॉर्म अभी लिखना चाहती हूँ। ये होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। डन हो गई इतनी बात? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डन। ठीक है, सीएनएस के अंदर वी हैव टू टेक द टू पार्ट, वी हैव टू क्या, वी ऑलरेडी डन दिस पार्ट। ठीक है, ठीक है, वन इज द ब्रेन मेरे बच्चों एंड सेकेंड इज द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, एक होता है ब्रेन और एक होता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये हो गया, ये पार्ट हम लोगों ने दोनों डन कर लिया है।
विद द रिफ्लेक्स एक्शन, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम वी हैव डन, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट तुम कहो ना बच्चों तो हम लास्ट में आ चुके हैं, पूरा नर्वस सिस्टम हमारा खत्म होने वाला है, ठीक है। और मैं थोड़ी सी आपको डिजीजेस बता दूंगी, क्योंकि वो डिजीजेस जो है वो नीट के एग्जाम में आ सकती है, भले तुम्हारी एनसीईआरटी में दी हुई है, आपको 12th में पढ़ना है, पर ठीक है ना, पहले से थोड़ा सा पढ़ के रखोगे तो आइडिया लगेगा, क्योंकि 11th के बाद ऐसा तो होगा नहीं कि तुमको पढ़ाई छोड़ देना है, 12th तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। चलो, सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर व्हाट वी हैव टू टेक मेरे बच्चों, आपको 2 चीजें पढ़नी है इसमें। पहले मैं बात करती हूँ इसमें आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे नर्व्स के बारे में, ठीक है। किसके बारे में पढ़ेंगे? नर्व्स के बारे में। नर्व क्या होती हैं वो अभी आपको बताती हूँ। और इसके बेटा 2 पार्ट होते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट हैं। वन इज द बेटा सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ध्यान से समझिए, वन इज द सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एनएस लिख दे रही हूँ, नर्वस सिस्टम। जिस पार्ट को मुझे डिटेल से लेना है मैं उस पर अभी बहुत ज़्यादा फोकस करने वाली हूँ। एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, डन हो गई ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। मैं इसके बारे में अभी कोई बात नहीं करूँगी, क्योंकि अभी मुझे इसके बारे में बात करनी ही नहीं है। मुझे जिसके बारे में बात करनी है वो है ये पार्ट, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में वी हैव टू टेक द नर्व्स, पर इससे पहले हमको ये जानना पड़ेगा बेटा कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता क्या है, ठीक है। सो ये है मेरे बच्चों, ओह, सो दिस इज आवर ब्रेन, ब्यूटीफुल सा ब्रेन, अरे रे रे रे, टिक 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 टिक, ठीक है। तो ये हो गया अपना ब्रेन, डन हो गई बात। और ये हो गया अपना स्पाइनल कॉर्ड, डन हो गई बात, ठीक है। सो दिस इज द ब्रेन, ठीक, दिस इज द ब्रेन एंड दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड। अब क्या होगा मेरे बच्चों, सपोज दैट ध्यान समझना, नीलेश नाम का एक आदमी है, ठीक है, कोई है XYZ, कोई भी बंदा है, ठीक है। अब उसने क्या है, उसके हाथ पे यहाँ पे कॉकरोच बैठा, समझना। अब क्या होगा, वो देख रहा है कि यहाँ पे कॉकरोच बैठा, अब क्या करूँ, बहुत सारे रिस्पॉन्स हो सकते हैं। कॉकरोच बैठा है तो यहाँ पे हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। अब मान लो यहाँ पे कॉकरोच बैठा है, वो ऐसा देख रहा है, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ से कौन से न्यूरॉन आएंगे, सेंसरी न्यूरॉन, ध्यान से समझना मेरी बात को। अगर यहाँ पे कॉकरोच बैठा हुआ है तो यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन चलकर आएंगे कि नहीं आएंगे, पढ़ाया था मैंने आपको कि नहीं पढ़ाया था, डन हो गई मेरी बात। उसके बाद वो कहाँ पर आएंगे, स्पाइनल कॉर्ड के कौन से हॉर्न में, डॉर्सल हॉर्न में आएंगे कि नहीं आएंगे। डॉर्सल हॉर्न में वो किसके, कौन से न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल आ रहा है बच्चों, स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। में हाथ जोड़कर मेरी विनती है कि इस पॉइंट को याद रखना, क्योंकि ये बहुत भयंकर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो इस पॉइंट को भूल जाएगा तो फिर सवाल नहीं बनेगा, और फिर मुझे मत बोलियो कि मैंने बताया नहीं था, ठीक है। तो यहाँ से एक स्यूडो, एक नहीं बहुत सारे स्यूडो, एक कोई भी सिग्नल इतना सिंपल नहीं होता कि हम एक न्यूरॉन से उसको लेके जा सके बच्चों, हमको बहुत सारे न्यूरॉन को इन्वॉल्व करना पड़ता है, समझ में आई बात। तो यहाँ से स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन चलते आ रहा है। बताइए मुझे, स्पाइनल कॉर्ड के कौन से हॉर्न से सिग्नल घुसेगा, डॉर्सल हॉर्न, डॉर्सल हॉर्न, डॉर्सल हॉर्न। 3 बार मैंने बोला, अभी तक आपको रट जाना चाहिए। तो डॉर्सल हॉर्न से सिग्नल घुसा, वहां पर उससे सिग्नल किसको दे दिया गया था, ये पढ़ाया था मैंने, याद करिए, रिकॉल करिए। वहां पर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर और ब्रेन के अंदर होते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन, समझ में आई बात। तो सिग्नल आ रहा है स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन से, और आपके स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के अंदर होते हैं मेरे बच्चों मल्टीपोलर न्यूरॉन। तो सिग्नल किसको दे दिया गया, मल्टीपोलर न्यूरॉन को दे दिया गया, बहुत सारे मल्टीपोलर न्यूरॉन को। अब ये मल्टीपोलर न्यूरॉन जो होंगे ये ऊपर की ओर चढ़ेंगे, कहाँ की ओर, ऊपर क्या है, हिमालय पर्वत कैलाश है, नहीं, ऊपर चढ़ेंगे ब्रेन की ओर। ब्रेन में जब जाएंगे सिग्नल तो वहां पर वो किसको दे दिए जाएंगे सिग्नल, वहां पर सिग्नल दे दिए जाएंगे एसोसिएशन एरिया या एसोसिएशन नर्व या इंटर नर्व्स को, न्यूरॉन्स को, सॉरी बस बोल, ठीक है, एसोसिएशन न्यूरॉन्स को दे दिए जाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि ब्रेन में वी हैव 3 टाइप्स ऑफ हिस्सास, ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ पार्ट। वन इज द सेंसरी हिस्सा जो सिग्नल लेता है, वन इज द एसोसिएशन हिस्सा जो डिसीजन लेता है, एंड वन इज द मोटर हिस्सा जो लिए हुए डिसीजन को वापस उस इफेक्टर ऑर्गन में लाता है। तो कॉकरोच इधर बैठा है तो मोटर एरिया से कॉकरोच को ऐसा आप हटाओगे। मेरी बात समझना ध्यान से, क्या बोल रही हूं मैं, ये ऑलरेडी मैं कई बार पढ़ा चुकी हूं, पर जब तक तुम्हें रटेगा नहीं तब तक मैं पढ़ाती ही रहूंगी। इवन में ये हो सकता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में भी एक बार पढ़ाऊं, ठीक है। सो सेंसरी न्यूरॉन से सिग्नल दिया गया स्पाइनल कॉर्ड के मल्टीपोलर न्यूरॉन को, मल्टीपोलर न्यूरॉन इन द फॉर्म ऑफ ट्रैक्ट
ट्रैक्ट, प्लीज टेक द लेक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, प्लीज टेक द लेक्चर ऑफ ब्रेन। आपको ये कहानी दोनों जगह मैंने पढ़ाई है। अब सिग्नल ट्रैक्ट के माध्यम से ऊपर चढ़ेगा, कहां पर जाएगा बच्चों? ब्रेन में जाएगा। कौन से एरिया में जाएगा बच्चों? एसोसिएशन एरिया में जाएगा मैडम। एसोसिएशन एरिया में क्या है मेरे बच्चों? उसमें है न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन डिसीजन लेंगे, क्योंकि मोटर एरिया कतई गधा आदमी है, उसको कुछ नहीं पता है। समझ में आई बात? तो एसोसिएशन एरिया बोलेगा कि हाँ भैया ऐसा है कि ऐसा कीड़ा तो पहले था, पहले भी चढ़ चुका है, ऐसा कीड़ा, इसका वेट, इसका साइज, इसका स्ट्रक्चर, इसका शेप, इसका कलर, इसकी बिहेवियर को देख के लगता है कि शायद ये कॉकरोच है और हो सकता है कि ये हमें हार्म कर ले, इसलिए हमें हटाना पड़ेगा। और वो हटाने के सिग्नल को जो है वो किसको देता है? वो देता है मोटर। डिसीजन ले लिया एसोसिएशन एरिया ने, और फिर उसे वो किसको देता है? मोटर एरिया को सिग्नल देता है। मोटर न्यूरॉन नीचे की ओर आते हैं और सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड के वेंट्रल हॉर्न से घुसेगा। समझ में आया? किससे था? डॉर्सल से। और घुसेगा कहाँ? वेंट्रल हिस्से में घुसेगा। वेंट्रल न्यूरॉन वेंट्रल हिस्से से निकलेगा और फिर हम जो है वहां से क्या फायर करेंगे? वहां से हम फायर करेंगे मोटर न्यूरॉन। और ये मोटर न्यूरॉन जो होते हैं, ये हो सकता है कि इसी में आ रहे हो तो आप ऐसे हटा दो, हो सकता है यहाँ से सिग्नल आ रहा हो तो आप ऐसे हटा दो, हो सकता है कि ऐसा आ रहा हो तो आप ऐसे हटा दो। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेज। अब हो सकता है मेरे बच्चों, ये बात क्लियर हो गई ना आपको कैसे रिस्पॉन्स आता है? आप ध्यान से समझना। क्या बोला लास्ट क्लास में मैंने? लास्ट क्लास में बार बार बोल रही हूं, क्योंकि नर्वस सिस्टम का ईच एंड एवरी लेक्चर इज इंटरलिंक्ड। समझ में आ रही है बात मेरी? बायो इज अ स्टोरी। इफ यू आर, अगर आप सोचो कि मैं कंक्लूजन वाला वीडियो देख लूं तो बेटा मेरे आपको समझ में नहीं आएगा, आपको पहला लेक्चर लगाना पड़ेगा। हालांकि मैं कोशिश करती हूं कि मैं हर लेक्चर को एज अ फ्रेश लेक्चर बनाऊं तो आप एक पॉइंट ग्रास्प कर पाओ। तो हम लोगों ने ये समझ लिया कि किस तरीके से रिस्पॉन्स होता है। पर मेरे बच्चों तुमने क्या सीखा? मैडम हमने ये सीखा कि किसी भी प्रकार का रिस्पॉन्स जाना है, आना है, तो वो किसके थ्रू जाता है? वो जाता है हमारे नर्व्स के थ्रू। जाता है कि नहीं जाता? कोई भी रिस्पॉन्स ब्रेन में ले जाना है, ब्रेन से लाना है, स्पाइनल कॉर्ड में ले आना है, स्पाइनल कॉर्ड से ले जाना है, तो वो किसके थ्रू आता है? ब्रेन के थ्रू ही आता है, नर्व्स के थ्रू ही आता है ना। सो नर्व्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। समझ में आई बात? अब ध्यान से समझो, देखो मेरी बात ध्यान समझना। दो नर्व्स जो होती हैं, ध्यान समझना, ये कैसे है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट है। ये क्या है बेटा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट है। अब मान लो कि मुझे सपोज दैट कि यहाँ पर कोई सपोज दैट कि यहाँ पर किसी का लेग है, ठीक है? सपोज दैट कि यहाँ पर किसी का लेग है, ठीक है? कितना भयंकर लेग बनाया मैंने। इस लेग पे हम लोगों ने मान लो इस लेग के ऊपर कोई कीड़ा चढ़ा हुआ है, ठीक है? ठीक है, यहाँ पर कोई कीड़ा चढ़ा हुआ है, ध्यान समझना। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड की ओर आ रहा है, ठीक है? यहाँ पर सिग्नल जो है स्पाइनल कॉर्ड की ओर आ रहा है। डन है, ठीक है? ओके डन। उसके बाद ये स्पाइनल कॉर्ड में आ रहा है, फिर उसके बाद सिग्नल ब्रेन में जा रहा है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है? डिसीजन हो रहा है, ठीक है? डिसीजन होने के बाद सिग्नल वापस आ रहा है, सिग्नल वापस आ रहा है स्पाइनल कॉर्ड के पास। और उसके बाद क्या हुआ कि इसको हमने वापस यहाँ पर दे दिया ताकि रिस्पॉन्स हो सके। तो आप क्या समझ रहे हो बच्चों? मैं ये समझ रही हूँ मैडम कि कोई भी सिग्नल बाहर जा रहा है, ठीक, या कोई भी सिग्नल अंदर आ रहा है, ठीक ठीक, समझ गए? तो कोई भी सिग्नल बाहर जा रहा है या कोई भी सिग्नल अंदर आ रहा है मान लो, या कोई भी सिग्नल बाहर जा रहा है। डन, ये बात समझ में आई? कोई भी सिग्नल अंदर आ रहा है या कोई भी सिग्नल बाहर जा रहा है। तो आ कहाँ से रहा है? ऑर्गन से, और जा कहाँ की ओर रहा है? ऑर्गन की ओर। तो आप क्या देख रहे हो कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट थोड़ी है मेरे बच्चों, ना तो ये ब्रेन के अंदर है ना तो स्पाइनल कॉर्ड है, तो बाहर से आ रहे हैं। देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? ये कहाँ से आ रहे हैं बच्चों? बाहर से आ रहे हैं। और ये कहाँ की ओर जा रहे हैं? बाहर की ओर जा रहे हैं। तो बाहर एक शब्द जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखो तो पेरीफेरी की ओर जा रहे हैं। पेरीफेरी का मतलब ही होता है किनारा। समझ में आई बात? तो हम जो भी चीज सेंटर के अंदर हो रहा है हमको उससे लेने देने भाड़ में जाए, दुनियादारी अपन को मतलब नहीं। अभी हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो भी चीज बाहर की ओर जा रही है या जो भी चीज अंदर की ओर आ रही है वो बाहर से अंदर बाहर हो रही है। तो बाहर जहां पर भी इन्वॉल्व होगा
वो सब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आएगा। तो सिग्नल को बाहर से अंदर लाने का काम किसका है? नर्व्स का। और अंदर से बाहर लाने का काम किसका? बाहर से अंदर से बाहर लाने का काम किसका? नर्व्स। तो बेटा दुनियादारी की जितनी नर्व्स होती हैं ना, वो सब किस में पढ़ी जाती हैं? वो सब पढ़ी जाती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। मैं नर्व्स का क्लासिफिकेशन आपको पढ़ाऊंगी, तो टेंशन नहीं लेना। चलो आ जाइए, देखें इतनी बात आपको क्लियर हो गई ना। अब मैं ये आप समझ गए हो कि हमें क्या पढ़ना है बच्चों, हमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर नर्व्स पढ़नी है। इवन ये सारे रिस्पॉन्स सोमैटिक जो वॉलेंट्री मसल को मूवमेंट करवाते हैं हम लोग, वॉलेंट्री पार्ट को, इनवॉलेंट्री पार्ट से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का रेगुलेशन होता है। खैर ये दोनों नर्वस सिस्टम भले ही पीएनएस के पार्ट हो, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट हो, पर बच्चों अल्टीमेटली ये कंट्रोल नर्व से होते हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है वो सेंट्रलाइज्ड ही किस पर है मेरे बच्चों? नर्व्स पर है। समझ में आ गई बात? इतना कोई टेंशन तो नहीं। इवन मैंने नर्व्स आप लोगों को पढ़ाया भी है, अगर आपको याद होगा। इससे पहले थोड़ा सा नर्व्स पे हम लोग फोकस कर लेते हैं कि ये नर्व्स होती क्या है। ठीक है, मैं नर्व्स ये समझ गया कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर किसी भी सिग्नल को बाहर ले जाना है, किसी भी सिग्नल को अंदर ले जाना है, तो नर्व्स चाहिए। हम लोगों ने नॉर्मली रिस्पॉन्स समझ लिया कि कैसे नर्व्स के थ्रू, न्यूरॉन्स के थ्रू हम सिग्नल ले जाते हैं, ले आते हैं। पर बेटा नर्व्स है क्या? ठीक है, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया है, पर एक बार हम लोग थोड़ा सा रिविजन ले लेते हैं तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, ये नर्व्स क्या हैं इसके बारे में हम लोगों को अभी सीखना है। ठीक है, ये नर्व्स क्या है ये हमको सीखना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं। चलिए बना लेते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले लेट मी मेक द ब्रेन। ये नर्व्स मिटा दो ना, नर्व्स पढ़ रहे हैं हम लोग, नर्व्स क्या होती हैं, कैसी होती हैं। सो दिस इज आवर ब्रेन। लेट मी मेक द मोटा ब्रेन। ये ब्रेन हो गया, ठीक, और ये हो गया स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है ना, डन हो गई ना इतनी बात। सो ये तो दोनों सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब समझना व्हाट इज द नर्व्स। अगर मैं बोलूं व्हाट इज द नर्व्स तो आप क्या बोलोगे? नर्व्स इज द ग्रुप ऑफ, अगर मैं पूछूं कि बेटा नर्व्स क्या है तो क्या बोलोगे? ग्रुप ऑफ न्यूरॉन हैविंग connective tissue as their binding agent। ये बात आपको क्लियर हो गई है? अगर मैं पूछूं कि नर्व्स क्या है, देखो दो टाइप की चीजें। ये ग्रुप ऑफ न्यूरॉन पड़ा हुआ है, ये अभी नर्व नहीं है। अगर ये ग्रुप ऑफ न्यूरॉन पड़ा हुआ, कैसा भी न्यूरॉन, यूनिपोलर, कोई भी XYZ कुछ भी न्यूरॉन, ये अभी नर्व्स नहीं है मेरे बच्चों। नर्व्स क्या है? ये जब आप इस पर कोई कनेक्टिव टिश्यू का लेयर लगा दोगे तब ये नर्व कहलाएगी। तो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन हैविंग कनेक्टिव टिश्यू एज देयर बाइंडिंग एजेंट कॉल्ड एज नर्व्स। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया इतना कंसेप्ट आपको कि ग्रुप ऑफ न्यूरॉन इज नॉट द नर्व्स बच्चों, दिस इज द ग्रुप ऑफ न्यूरॉन विद द कनेक्टिव टिश्यू इज द नर्व्स। आगे देखो, अगर मैं और स्पेसिफाई करूं कि नर्व्स क्या है तो मैं क्या कह सकती हूं? ये ग्रुप ऑफ न्यूरॉन का भी कौन सा पार्ट होना चाहिए? एक्सॉन। ठीक है, ग्रुप ऑफ एक्सॉन। ठीक है, ग्रुप ऑफ एक्सॉन इज इन द पेरीफेरी is called nerves। थोड़ा सा पढ़ लें, थोड़ा डिस्कस कर लें इसके बारे में। आइए देखें। देखो, अगर ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, सेंट्रल नर्वस ग्रुप ऑफ एक्सॉन, जैसे कि मान लो यहाँ पर आप लोगों को याद होगा, अगर थोड़ा सा अपने दिमाग के कीड़े दौड़ाओ, और कीड़े दौड़ाओगे तो तुमको ये समझ में आएगा कि साइड पे पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के किनारे किनारे पर क्या पाया जाता है? यहाँ पे ग्रे मैटर। ठीक है, यहाँ पर क्या पाया जाता है? ग्रे मैटर पाया जाता है। पाया जाए कितना कि नहीं पाया जाता, पढ़ा था ना अपन लोगों ने। और यहाँ ग्रे मैटर क्या होता है? इट इज द ग्रुप ऑफ साइटोन, पढ़ा था ना हम लोगों ने। ग्रुप ऑफ साइटोन इज कॉल्ड एज मेरे बच्चों, ग्रुप ऑफ साइटोन इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। ठीक है, खैर अभी ये क्या है? ग्रे मैटर। अब इस ग्रे मैटर से क्या बाहर आ रहे हैं बच्चों? इस ग्रे मैटर से क्या बाहर आ रहे हैं? ग्रुप ऑफ एक्सॉन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखूंगी मैं एक बार, यहाँ पर क्या पढ़े हैं? साइटोन पढ़े हैं। ठीक है, यहाँ से क्या बाहर आ रहे हैं? एक्सॉन आ रहे हैं।
पर अगर आप देखें तो ये एक्सॉन कौन से पार्ट के हैं मेरे बच्चों, ये एक्सॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। आ रही बात समझ में, ये जो एक्सॉन है ये किसका पार्ट है बच्चों, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। सो द ग्रुप ऑफ एक्सॉन इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हम इसको क्या कहते हैं, ट्रैक्ट। याद आया आपको, कुछ दिमाग के कीड़े दौड़े आपके कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ग्रुप ऑफ एक्सॉन को, जो सेंटर पे बाहर नहीं जा रहे जो लोग, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रैक्ट कहते हैं। हाँ मैम, इतनी बात समझ में आ गई बात, ठीक है। आप समझो मेरी बात, अगर आपको याद होगा, ठीक है, अगर आपको याद होगा मेरे बच्चों, तो आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर अंदर होता है, व्हाइट मैटर बाहर होता है, ठीक है। तो मान लो ये ग्रे मैटर है, डन हो गई इतनी बात, ये ग्रे मैटर है, ठीक है, दिस इज द ग्रे मैटर, दिस इज द ग्रे मैटर, ठीक है, ध्यान से समझिए, ये क्या है बच्चों, दिस इज द ग्रे मैटर, डन। अब ये ग्रे मैटर से क्या है बच्चों, व्हाइट मैटर बाहर आता है, व्हाइट में व्हाइट तो नहीं बना पा रही हूँ, तो ये व्हाइट मैटर जो है यहाँ से बाहर आ रहा है। और व्हाइट मैटर अगर आपको याद होगा तो व्हाइट मैटर हम लोग किस में लगाते हैं, एक्सॉन को कहते हैं व्हाइट मैटर, क्योंकि एक्सॉन के ऊपर क्या होती है, माइलिन शीट, जो कि किस कलर की होती है, व्हाइट कलर की होती है, इसीलिए एक्सॉन हमेशा व्हाइट। ये पूरा क्या है पता आपको, ये पूरा व्हाइट मैटर है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये पूरा क्या है, व्हाइट मैटर है, क्योंकि इसमें सारे एक्सॉन है। पर अगर आप स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड में हमको जस्ट उल्टा कर देना है, स्पाइनल कॉर्ड में हमको ग्रे अंदर रखना है, व्हाइट बाहर करना है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड में हमें उस व्हाइट मैटर के ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स को बाहर लेके जाना है, इंफॉर्मेशन लेकर बाहर जाना है, और वैसे ही एक्सॉन्स को अंदर लाना है, इंफॉर्मेशन अंदर लानी है। तो ये क्या है, ग्रे मैटर, और ये क्या है, व्हाइट मैटर, ठीक है, ये क्या है, व्हाइट मैटर। ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पर आप मेरी बात समझना, क्या बोल रही हूं मैं, तो ये क्या है, ग्रुप ऑफ एक्सॉन, ये क्या है मेरे बच्चों, ग्रुप ऑफ एक्सॉन। तो अब ये ग्रुप ऑफ एक्सॉन कहां पर है बच्चों, ये ग्रुप ऑफ एक्सॉन मैडम है पीएनएस में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, क्योंकि कोई भी चीज बाहर आ रही है अंदर जा रही है तो पीएनएस का पार्ट है। ये ग्रुप ऑफ एक्सॉन कहां से, ये ग्रुप ऑफ एक्सॉन किस ट्रैक्ट किसका पार्ट होता है, सीएनएस का पार्ट, ठीक है। पर अभी ये ग्रुप ऑफ एक्सॉन है, ये नर्व नहीं है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। मान लो ये ग्रुप ऑफ एक्सॉन सिग्नल लेकर आ रहे हैं और ये वाले ग्रुप ऑफ एक्सॉन जो है सिग्नल लेकर बाहर जा रहे हैं, ठीक है, डन हो गई इतनी बात। पर अभी ये सिर्फ ग्रुप ऑफ एक्सॉन है, अभी ये नर्व नहीं है, क्योंकि नर्व बनाने के लिए मैंने आपको सिखाया, पढ़ाया, समझाया कि अगर आप चाहते हैं कि कोई जो है भला पूरा नर्व बने, ठीक है, जो है महापुरुष बने, तो उसके ऊपर एक कवर होना चाहिए, और ये कवर कनेक्टिव टिश्यू का कवर होगा, इसे ही आप कहोगे नर्व। समझ में आ गई बात। तो लोग कह देते हैं ग्रुप ऑफ एक्सॉन इनटू द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड एज नर्व, बट यू हैव टू लर्न, रिमेंबर ऑलवेज कि ग्रुप ऑफ एक्सॉन विद द कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड एज नर्व। तो जो बाहर जा रहा है या अंदर आ रहा है, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, वो ग्रुप ऑफ एक्सॉन विद कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड एज नर्व। ट्रैक्ट इज नॉट नर्व, ट्रैक्ट इज ट्रैक्ट, इट इज द ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई सबको, कोई टेंशन तो नहीं, डन। नर्व जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्यों आई पता है, क्योंकि ग्रे मैटर अंदर था और व्हाइट मैटर बाहर जा रहा था, इसमें नर्व नहीं बना पाओगे आप, ठीक है। ये कहानी क्लियर हो गई सबको। सो द ग्रुप ऑफ एक्सॉन इन द पेरिफेरी, ग्रुप ऑफ एक्सॉन विद कनेक्टिव टिश्यू इन द पेरिफेरी इज कॉल्ड नर्व, ठीक, क्लियर हो गया। ट्रैक्ट और नर्व में क्या अंतर होता है, ये पहले भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। आइए अब हम लोग करते हैं थोड़े से क्लासिफिकेशन, तो बेहतरीन मजा आ जाए आप लोगों को, है ना। आइए लेट्स स्टार्ट विद द क्लासिफिकेशन। चलिए क्लासिफिकेशन देख लें। चलिए क्लासिफिकेशन जो है नर्व्स का क्लासिफिकेशन, अभी हम पहले नर्व्स पढ़ेंगे, फिर टाइप्स ऑफ नर्व्स पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें इस लेक्चर में मैं आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बहुत सारी नर्व्स पढ़ा रही हूँ, ठीक है। क्लासिफिकेशन में ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, बच्चों ध्यान से देखो, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन कितने प्रकार की नर्व्स हो सकती हैं। देखो मेरे बच्चों, 3 प्रकार की ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नर्व्स, ठीक है। फंक्शन के आधार पर 3 प्रकार की नर्व हो सकती हैं। एक होती है सेंसरी, ठीक है, दूसरी होती है मोटर, और तीसरी होती है मिक्स्ड। समझ में आई बात, एक होती है सेंसरी, दूसरी होती है मोटर, तीसरी होती है मिक्स्ड। चलिए आगे बात करते हैं, मजा आ जाएगा, अभी पूरा मजा आ जाने वाला है। अभी कितनी सारी चीजें अपन सीख गए, हालांकि मैं अभी तक मैं आपको जो सिखा रही हूँ ना, उसको मैं ऑलरेडी 336 बार सिखा चुकी हूँ, तो उसमें कोई टेंशन होना नहीं चाहिए था, ठीक है ना। ये हो गया ब्रेन, ये हो गया स्पाइनल कॉर्ड, थोड़ा मैं स्पाइनल कॉर्ड पतला बनाना चाहती हूँ, ये हो गया स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है।
अब ध्यान से समझना मेरी बात, क्या बोल रही हूं मैं। देखो सपोज दैट कि ये मैं किसी का इफेक्टर ऑर्गन बना दे रही हूं यहां से, ठीक है। दिस इज द इफेक्टर ऑर्गन। इफेक्टर ऑर्गन कौन सा होगा? मान लो कि इफेक्टर ऑर्गन, मान लो किसी के ऊपर कोई चीटा बैठा हुआ है, चीटा काटता है, बहुत तेज समझ आ जाता है चीटा काटने पे, ठीक है। यहाँ पर भी एक अपन इफेक्टर ऑर्गन बैठा लेते हैं जिसके ऊपर कोई कॉकरोच बैठा है, ठीक है ना। एक तरफ इफेक्टर ऑर्गन बिठा रहे हैं जिसके चींटी बैठी है, और एक तरफ इफेक्टर ऑर्गन बिठा रहे हैं जिसके ऊपर कोई कॉकरोच बैठा है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग हैं, मतलब ये एक का नर्वस सिस्टम है मान लो, ये दूसरे का है। खैर चलो आइए बात करते हैं, मजा आ जाएगा। चलो देखो बच्चों, सेंसरी नर्व क्या है? ये सीएनएस है पूरा, सी थोड़ा बड़ा बड़ा लिखती हूँ, मजा आ जाएगा इसमें। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये पूरा किसका पार्ट है? C.N.S। कलर कर दूं क्या? थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, सुंदर दिखेगा ना। आइए थोड़े से कलर कर देती हूँ। ओके, टिंग टिंग टिंग, ठीक। ये क्या हो गया भाई? ये क्या हो गया? अच्छे से करती हूँ। ये हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्योंकि सुंदर दिखना चाहिए, है ना, तभी आपको समझ में आएगा। ब्रेन को मैं इस कलर से कर दे रही हूँ, और किसी स्पाइनल कॉर्ड को किसी और कलर से कर दूं क्या? थोड़ा सा ये कलर करती हूँ, आज ये कलर का मन है। चलो ये हो गया सीएनएस, ठीक। ओके, ध्यान से देखिए। सो ये हो गया C.N.S, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। आइए शुरू करते हैं कहानी अपनी। सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड हमको समझाना है इसमें, ठीक है। देखो ये कोई इफेक्टर ऑर्गन है, ठीक है। सेंसरी नर्व, सेंसरी नर्व वो नर्व होती हैं जो सिग्नल को सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओर लेकर आती हैं। मेरी बात समझ में आई? सेंसरी नर्व वो नर्व होती हैं जो इफेक्टर ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओर सिग्नल लेकर आती हैं। बट आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अभी ये ग्रुप ऑफ न्यूरॉन है। दिस इज नॉट द नर्व बच्चों। नर्व कब होगी? जब आप इसके ऊपर कोई कनेक्टिव टिश्यू की लेयर लगा दोगे। आई बात समझ में? ये तो अभी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन था, अभी इसके ऊपर जब आप कनेक्टिव टिश्यू की लेयर लगा दोगे तब ये नर्व कहलाएगा। ये हो गई नर्व, ठीक है। तो आप अगर एरो देख रहे होगे तो एरो किधर की ओर जा रहा है? एरो जा रहा है ये, ठीक है, ऐसा जा रहा है। तो जब आप सीएनए इफेक्टर ऑर्गन से, यहाँ लिख देती हूं मैं तब आपको मजा आएगा, जब आप सिग्नल को इफेक्टर ऑर्गन से कहाँ की ओर ले जाते हैं? सीएनएस की ओर ले जाते हैं। तो ये कौन सी नर्व होती है बच्चों? दिस नर्व मेरे बच्चों इज कॉल्ड एज सेंसरी नर्व। प्लीज नोट इट डाउन वेरी केयरफुली कि जो सिग्नल इफेक्टर ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओर जा रहा है, जो नर्व लेकर जा रही है, वो कहलाती है मेरे लाल, मेरे बच्चों, मेरे हरे पीले नीले गुलाबी, सेंसरी नर्व, ठीक है। प्लीज नोट इट डाउन वेरी केयरफुली। आई एम गोइंग टू हाईलाइट दिस ताकि आप याद रखें इसको। ये कौन सी नर्व होती है? सेंसरी। हाईलाइट से अच्छा तो ये नहीं करती, ठीक है। ये कौन सी नर्व होती है? दिस इज द सेंसरी नर्व मेरे बच्चों। क्लियर हो गई इतनी बात? सेंसरी नर्व समझ में आया? इफेक्टर ऑर्गन टू सीएनएस, ठीक। उल्टी बात करेंगे। उल्टी बात मतलब ऐसी कोई उल्टी बात नहीं करने वाले हैं, पर ठीक है, ध्यान से देखो। आओ बच्चों देखो, जो सिग्नल को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वापस इफेक्टर ऑर्गन तक लाएगी, उस नर्व को हम क्या कहेंगे? उस नर्व को हम कहेंगे मोटर नर्व, ठीक है। ये सेंसरी नर्व को हम और क्या कह सकते हैं पता तुम्हें? एफरेंट नर्व। सेंसरी नर्व इज ऑल्सो कॉल्ड एज एफरेंट नर्व बच्चों, ठीक है। सो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर ऑर्गन तक सिग्नल लेकर जाएगी बच्चों, उसे मैं क्या कहूंगी? उसे मैडम आप कहोगी मोटर नर्व। अभी तो ये ग्रुप ऑफ न्यूरॉन है, इसके ऊपर क्या चढ़ाना पड़ेगा? इसके ऊपर आपको चढ़ानी पड़ेगी कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर। क्या चढ़ाना पड़ेगा? कनेक्टिव टिश्यू का एक लेयर। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो बच्चों? यहाँ पर आप इफेक्टर सीएनएस से, यहाँ पर आप उल्टा लिख देते हो तो आपको और मजा आएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आप सिग्नल इफेक्टर ऑर्गन को दे रहे हो।
समझ में आई बात? आप इफेक्टर ऑर्गन को सिग्नल दे रहे हो। समझ में आई बात? ये कौन सी नर्व है बच्चों? ये कौन सी नर्व है बताइए? ये नर्व है मोटर नर्व। प्लीज ध्यान से देखना है ना बच्चों। ये जो लाइन पड़े हुए हैं दीज आर द न्यूरॉन्स, पर न्यूरॉन को कनेक्टिव टिश्यू की लेयर में बांध दिया तब ये नर्व कहलाएगी। सो इफेक्टर ऑर्गन से सीएनएस तक सिग्नल लेकर आ रहे हो, जो कि जरूरी है। सीएनएस में इसमें ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड कुछ भी हो सकता है, तो आप कहलाओगे सेंसरी नर्व अगर सीएनएस से इफेक्टर ऑर्गन तक सिग्नल लेकर जा रहे हो ताकि रिस्पॉन्स कर सकें। तो अगर कॉकरोच बैठा है तो सिग्नल आएगा, ठीक है। कुछ भी है, टच, टेस्ट, पेन, प्रेशर, किसी भी प्रकार का सिग्नल अगर अंदर आ रहा है तो सेंसरी सिग्नल है जो सेंसरी नर्व्स के थ्रू आएगा। और अगर उसके प्रति रिस्पॉन्स कर रहे हो, ठीक है, हटा रहे हो, झटक रहे हो, मार रहे हो, कूद रहे हो, हंस रहे हो, रो रहे हो, एनी टाइप ऑफ रिस्पॉन्स इनटू योर बॉडी इज डन बाय द मोटर नर्व्स जो ऑलवेज सीएनएस टू द इफेक्टर ऑर्गन जाता है। डिपेंड करता है कि आपका इफेक्टर ऑर्गन कौन है। अब वो मेरे कोई बाल खींचेगा तो मैं ऐसे थोड़ी बोलूंगा हट हट, मैं तो उसको ऐसे ही मारूंगी ना। तो ये क्या है? मेरा इफेक्टर ऑर्गन मेरा सर है और मोटर नर्व्स के थ्रू मुझे मारने का सिग्नल आ रहा है, ठीक है। आइए अब देखते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन में आपने ये सीखा था कि जिस पार्ट को इफेक्ट होता है उसी पार्ट में सिग्नल जाता है। यहां पर इफेक्टर ऑर्गन भले ही बाल है पर सिग्नल हाथ में भी जा सकता है। समझ में आ गई बात? तो इफेक्टर ऑर्गन बाल खींच रहे हो पर अपन हाथ, दूसरा हाथ पकड़ के, जैसे मान लो कि सिग्नल यहां से गया तो मोटर नर्व सिग्नल इस हाथ को देंगी, अरे हटाओ 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 बहुत तेज लग रहा है। रिफ्लेक्स एक्शन में अगर यहाँ सिग्नल है तो यहीं पर उसका जो है तो मोटर सिग्नल आएगा। नॉर्मल रिस्पॉन्स में अगर यहाँ पर सिग्नल है तो सिग्नल यहाँ आ सकता है, आपकी लात में आ सकता है, आपके मुंह में भी आ सकता है, आप 4 गालियां बक सकते हो किसी को भी, ठीक है। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे जो कि होती है मिक्स्ड नर्व। आइए देखते हैं क्या है मिक्स्ड नर्व। चलो फटाफट से शुरू कर लेते हैं। मिक्स्ड नर्व कोई भी नर्व जिसके अंदर ये प्रोबेबिलिटी, जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है, कोई भी नर्व जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो इफेक्टर ऑर्गन से सीएनएस तक सिग्नल लेकर जा सकती है, ठीक है। कोई भी नर्व जिसके अंदर दोनों टाइप के न्यूरॉन हो बच्चों, समझ में आई बात? कोई भी नर्व जिसके अंदर दोनों टाइप के न्यूरॉन हो, जैसे कि वो सिग्नल लेकर जा भी सकती है और सिग्नल लेकर आ भी सकती है। इसमें अगर दोनों प्रकार के न्यूरॉन हो और वो न्यूरॉन किसी एक कवर से कवर हो, वो न्यूरॉन किसी एक कवर से कवर हो, तो इस न्यूरॉन को हम क्या कहते हैं बच्चों? दिस टाइप ऑफ न्यूरॉन इज दिस टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स या ग्रुप ऑफ एक्सॉन, ठीक है, धीरे सी बात है, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स एक्सॉन इज कॉल्ड एज मिक्स्ड नर्व, ठीक है। इसे आप क्या कहते हैं? मिक्स्ड नर्व, ठीक है। स्पाइनल नर्व जितनी भी नर्व होती हैं वो सारी मिक्स्ड नर्व कहलाती हैं। मेरी बात अभी तक आपको क्लियर हो गई? क्रिस्टल क्लियर हो गई, क्रिस्प बात क्लियर हो गई कि कोई भी नर्व अगर इफेक्टर ऑर्गन की ओर सिग्नल, इफेक्टर ऑर्गन से सिग्नल लेकर आ रही है, ये आ रही है, और अगर इफेक्टर ऑर्गन से सिग्नल लेकर सीएनएस से इफेक्टर ऑर्गन की ओर सिग्नल लेकर जा रही है, अगर किसी नर्व में दोनों प्रकार के न्यूरॉन्स हो या दोनों प्रकार के एक्सॉन्स हो तो उसे हम मिक्स्ड नर्व्स के नाम से जानते हैं। स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं वो सारी मिक्स्ड नर्व होती हैं। समझ आ गई? So we have 3 types of nerves on the basis of its function: motor, mixed and sensory. Most of the motor भी हो सकती, sensory भी हो सकती हैं और mixed भी हो सकती। बहुत सारी nerves आपके पास mixed होती हैं। अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात करेंगे उन nerves की जो कहाँ से निकलती हैं। समझ में आई बात? On the basis of its origin, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ओरिजिन, ओरिजिन के आधार पर हमारे पास कितनी प्रकार की नर्व्स हो सकती हैं, कहाँ से वो निकल रही हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नर्व, एक होती है क्रेनियल नर्व्स, ठीक है, एक होती है क्रेनियल नर्व्स और दूसरी होती है स्पाइनल नर्व्स। वन इज द क्रेनियल नर्व्स एंड सेकेंड इज द स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। क्रेनियल नर्व्स कौन सी नर्व होती है? जो ओरिजिनेट होती है, ओरिजिनेट फ्रॉम ब्रेन, ठीक है। जो नर्व्स ब्रेन से निकलती है उन्हें हम क्रेनियल नर्व कहते हैं, जो कि 12 पेयर होती हैं, ठीक है। और स्पाइनल नर्व जो कहाँ से निकलती हैं? ओरिजिनेट फ्रॉम, कहाँ से निकलती हैं बच्चों? ओरिजिनेट फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो जो नर्व
ब्रेन से बाहर निकलेंगी क्रेनियम, जो स्पाइनल से निकलेंगे स्पाइनल, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगी वो होती हैं स्पाइनल नर्व्स। ये बात क्लियर हो गई सबको, क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया, डन हो गया, इतनी बार टेंशन तो नहीं। आइए अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को पढ़ा देती हूँ तो मज़ा आ जाए थोड़ा सा, ठीक है। ओके देखते हैं। ऑल द नर्व्स इंक्लूडेड, ध्यान से देखो, ऑल द नर्व्स इंक्लूडेड इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जैसे कि क्रेनियल, कहाँ से आती है, ब्रेन से, स्पाइनल, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से। तो क्रेनियल नर्व्स जो हैं वो देखो इसके जाएंगी, क्रेनियल नर्व जो यहाँ से निकल रही हैं ब्रेन से, पर जा तो बाहर ही रही है ना, और स्पाइनल नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड से बाहर की ओर जाती हैं, ठीक है। ये समझ में आ गई आपको बात, आगे बढ़े हम लोग। देखिए नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, 12 पेयर ऑफ, ये 12 है, ठीक है। ओके ध्यान से देखो इसको, क्या बोल रही हो, क्या बोल रहा है ये पॉइंट। अब देखो ये ना 2 पेयर्स नहीं है, ये है 12 पेयर्स। 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं वो रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में पाई जाती है। क्रेनियल नर्व्स कौन सी होती हैं बच्चों, क्रेनियल नर्व्स वो नर्व्स होती हैं जो हमारे ब्रेन से बाहर आती हैं। तो वी हैव 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स इन आवर बॉडी, ठीक है। उसके बाद जबकि फिशेस एंड एम्फीबियन में 10 होता है, यहाँ पे 10 लिखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे रेड कलर से मैं डिनोट कर दे रही हूँ। फिशेस और एम्फीबियंस के पास कितनी होती हैं, फिशेस और एम्फीबियंस के पास 10 पेयर होती हैं, ठीक है। तो 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स किसके पास होती हैं, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स के पास, और 10 पेयर होती हैं किसके पास, एम्फीबियंस एंड फिशेस के पास, और 31 पेयर स्पाइनल नर्व्स होती हैं, ठीक है। अब आपको ये बात समझनी है कि जो नर्व्स होती हैं उनका नेचर कुछ भी हो सकता है, आई बस समझ में, उनका नेचर कुछ भी हो सकता है, मोटर हो सकता है, सेंसरी हो सकता है, मिक्स्ड हो सकता है, मिक्स्ड को हम बोथ से डिनोट करेंगे, ठीक है। सो ये जो है मैंने आपको बना रखा, देखिए 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स हैं, ठीक है, और वो अलग अलग फंक्शन को कंट्रोल करती हैं आपकी बॉडी में, और इनको रोमन नंबर से डिनोट किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट नंबर से हम लोग शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट, अच्छा इसको आप ऐसे ही नहीं याद कर सकते। अच्छा एक और चीज़ मुझे जो बतानी थी, सेंसरी नर्व हमेशा सेंसरी ही काम करेगी, वो हमेशा सेंस को लेकर जाएगी ही। अगर कोई नर्व मोटर नेचर की है तो उसका काम सिर्फ सेंस को लेकर आना है मेरे बच्चों, आई बात समझ में। तो कुछ नर्व्स ऐसी होती हैं जो सेंस को लेकर जाती हैं, और कुछ नर्व्स ऐसी होती हैं जो सेंस को लेकर आती हैं, आई बात समझ में आपको। कोई भी नर्व अगर मिक्स्ड है तो वही नर्व सेंस लेकर जाएगी और सेंस लेकर वापस आएगी। मेरी बात आपको क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि किसी नर्व का मन है आज मोटर बनने का तो ठीक है, आज तो सुबह उठी हूँ तो मैं मोटर बन जाती हूँ, शाम को सो रही हूँ तो मिक्स बन जाती हूँ। अगर कोई नर्व सेंसरी नेचर की है तो वो सेंसरी नेचर की ही रहेगी, अगर कोई नर्व मोटर नेचर की है तो वो मोटर नेचर की ही रहेगी, और अगर कोई मिक्स्ड है तो फिर कहने ही क्या। और कभी भी अगर आप क्रेनियल नर्व्स के बारे में बात कर रहे हो तो ऊपर नीचे नहीं कर सकते। 12 क्रेनियल नर्व्स के नंबर हैं, एंड यू हैव टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द सीक्वेंस, ठीक है। मैं इसके लिए बहुत सुंदर सा जो है तो जिंगल न्यूमोनिक्स लेके आई हूँ, देखते हैं वो क्या है, ठीक है। सबसे पहली ऑल्फैक्टरी, दूसरी है ऑप्टिक नर्व, तीसरी है ऑक्यूलोमोटर नर्व, चौथी है ट्रॉक्लियर नर्व, पांचवी है ट्राइजेमिनल, सबसे लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट नर्व है, एब्ड्यूसेंस सबसे छोटे नर्व है, ये छठवीं नर्व है। सातवीं हम बात कर रहे हैं फेशियल नर्व, ठीक है। उसके बाद आठवीं है वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व, नौवीं है ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व, 10वीं है वेगस नर्व, 11वीं है एक्सेसरी नर्व, और 12वीं है हाइपोग्लॉसल नर्व। तो कौन कौन सी हो गई, और सबसे पहले कौन सी हो गई ऑप्टिक, फिर कौन सी हो गई ऑक्यूलोमीटर, फिर कौन सी हो गई ट्रॉक्लियर, फिर कौन सी हो गई ट्राइजेमिनल, फिर कौन सी हो गई एब्ड्यूसेंस, फिर कौन सी हो गई फेशियल, उसके बाद वेस्टिबुलर कॉक्लियर, उसके बाद कौन सी ग्लॉसोफेरिंजियल, उसके बाद कौन सी वेगस, उसके बाद एक्सेसरी स्पाइनल, फिर कौन सी हाइपोग्लॉसल, ठीक है। तो ये 12 क्रेनियल नर्व्स हैं, इनको याद करने के लिए मैं एक जिंगल आपके लिए लेकर आई हूँ, तो टेंशन नहीं लेना, ठीक है। आइए शुरू करते हैं कहानी जो आपको मुझे है समझानी। देखिए सबसे पहली जो चीज़ हम लोग शुरू कर रहे हैं वो क्या है, देखो सबसे पहले कैसे हम लोग याद करेंगे, ये हमको समझ में आ गया है कि हमारे पास 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं, 12 पेयर, 12 इधर और 12 इधर। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए मैं अपने प्यारे बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ लाई हूँ। फर्स्ट क्रेनियल नर्व ऑल्फैक्टरी, स्मेल का सेंसेशन कराती है, ठीक है। दूसरी क्रेनियल नर्व ऑप्टिक, तीसरी क्रेनियल नर्व ऑक्यूलोमोटर, चौथी क्रेनियल नर्व ट्रॉक्लियर, पांचवी क्रेनियल नर्व ट्राइजेमिनल, छठवीं क्रेनियल नर्व एब्ड्यूसेंस, सातवीं क्रेनियल नर्व फेशियल, आठवीं क्रेनियल नर्व ऑडिटरी, ठीक है, रोमन से लिखेंगे, नौवीं क्रेनियल नर्व ग्लॉसोफेरिंजियल,
ठीक है। 10वीं क्रेनियल नर्व वेगस, 11वीं क्रेनियल नर्व एसेसरी, 11वीं क्रेनियल नर्व एसेसरी स्पाइनल एंड 12वीं क्रेनियल नर्व हाइपोग्लॉसल। मुझे तो ऐसे ही याद हो गया, ठीक है। इसको याद कैसे करेंगे? ये नेचर है, किसका कौन कौन सा नेचर है, कौन सेंसरी है कौन मोटर है। सेंसरी जो सिग्नल लेकर आ जाती है, मोटर जो सिग्नल लेकर आती है, और मिक्स जो दोनों काम करती है। सबसे पहली जो नर्व है, ध्यान समझना, पहली जो नर्व है वो कौन सी है, ठीक है। ध्यान से देखो मेरी बात क्या बोल रही हूँ मैं। सबसे पहली नर्व का नाम है ऑल्फैक्टरी, ठीक है। सेंसरी को मैं याद कराऊंगी कैसे याद करते हैं। सबसे पहली नर्व है सेंसरी नर्व। आई बात समझ में? एक दो नर्व अभी डिस्कस करते हैं, एक एक करके सारी नर्व्स को डिस्कस करेंगे। सेंसरी नर्व जो है, ऑल्फैक्टरी नर्व जो होती है वो सेंसरी नर्व है, मतलब सिग्नल लाने का काम नहीं करती है, सिग्नल सिर्फ पहुंचाने का काम करती है। समझ में आई बात? डिस्कस करें इस नर्व के बारे में। ऑल्फैक्टरी नर्व इंपॉर्टेंट नर्व है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ऑल्फैक्टरी देखो कैसे याद करेंगे। ऑल्फैक्टरी किस नेचर की? सेंसरी नेचर की। ऑप्टिक किस नेचर की? सेंसरी। ऑक्यूलोमोटर, मोटर, ट्रॉक्लियर, मोटर, ट्राइजेमिनल, मिक्स्ड। मिक्स्ड को हम बोथ से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। एब्ड्यूसेंस, मोटर, फेशियल बोथ, ऑडिटरी, सेंसरी, ग्लॉसोफेरिंजियल बोथ, वेगस बोथ, एसेसरी स्पाइनल मोटर, हाइपोग्लोसल मोटर। कैसे याद करेंगे? सारे से मैरी मुझसे बट मैंने बोला सुनो बेटे बात मेरी मेरी। समझ गए? कितना बढ़िया है, ठीक है। सबसे पहले इसको नर्व को याद करने का जिंगल रट लेते हैं पल्लव। ओह ओप ओक, ट्रैक तेरी अब फिर से आओ, ठीक है। फिर से आओ गाओ, ठीक है। गाओ वालो वालो मेरी हंसो, क्या ऐसे हंसो गाओ, ठीक है। सॉरी इसको गाओ लिख देती हूँ, गाओ, ठीक है। याद करो ये जो पिंक पिंक से लिखा है ये सारे जिंगल है। आप प्लीज़, मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है, प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा उसको अच्छे से बनाना है ना अपनी कॉपी में। यहाँ पे मुझे बोर्ड पे लिखना था इसलिए मैंने ये निमोनिक्स ऐसे बनाया है। चलो देखो कैसे याद करेंगे। उफ उप उफ उप उक, ठीक है। उफ ऑल्फैक्टरी, उक ऑक्यूलोमीटर, ठीक है। उफ उफ उप उक, उफ ऑल्फैक्टरी, उप ऑप्टिक, उक ऑक्यूलोमीटर। मैंने वैसे समझाया पूरा, देखो। उफ उक उफ उप उक, उफ उप उक, ठीक। उफ मतलब ऑल्फैक्टरी, उप मतलब ऑप्टिक, उक मतलब ऑक्यूलोमीटर। ट्रैक ट्रॉक्लियर, ट्राई ट्रैक ट्राई अब, ट्रैक ट्रॉक्लियर, ट्राई ट्राइजेमिनल अब, एब्ड्यूसेंस फिर, फेशियल आओ 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 मतलब ऑडिटरी, ठीक है। गाओ ग्लॉसोफेरिंजियल, वालो वेगस, ऐसे एसेसरी स्पाइनल, हंसो गाओ हाइपोग्लॉसल। कितना बढ़िया जिंगल है, कितना मजेदार जिंगल है। देखो उफ ऑल्फैक्टरी, उप ऑप्टिक, उक उक ऑक्यूलोमीटर, ठीक। उफ उक उफ उप उक, ट्रैक ट्रॉक्लियर, ट्राई ट्राइजेमिनल, अब एब्ड्यूसेंस, फिर फेशियल, आओ आओ और आओ क्या ऑडिटरी, ठीक है। आओ गाओ ग्लॉसोफेरिंजियल, वालो वेगस, फिर क्या था? एसेसरी स्पाइनल का था ऐसे, एसेसरी स्पाइनल ऐसे, हंसो गाओ हाइपोग्लॉसल। उफ उप उक, ट्रैक ट्राई अब फिर, आओ गाओ वालो हंसो गाओ। उफ उप उक, ट्रैक ट्राई अब आओ फिर, अब फिर आओ गाओ वालो हंसो गाओ। उफ उप उक, ट्रैक ट्राई आओ, अब फिर आओ गाओ वालो हंसो गाओ। उफ उक ट्रैक ट्राई, उफ उक ट्रैक ट्राई अब फिर आओ गाओ वालो हंसो गाओ। उफ उक अब फिर आओ गाओ वालो हंसो गाओ। उफ गिनते हैं, गिन लेते हैं। उफ उक अब फिर आओ गाओ वालो हंसो गाओ, ठीक है। ट्रैक ट्राई बीच में भूल गई, देखो भूल जा रही हूं मैं। उफ उक ट्रैक ट्राई अब फिर आओ गाओ वालो हंसो गाओ वालो ऐसे हंसो गाओ। उफ उक ट्रैक ट्राई
फिर ट्रैक ट्राई, ट्रैक ट्राई हो गया। अब फिर आओ गाओ वालो, गाओ वालो, गाओ वालो ऐसे हंसो गाओ, 12 हो गई, ठीक है। फिर ये क्या हो गए, उफ से क्या हो गया ऑल्फैक्टरी, उप से क्या हो गया ऑप्टिक, उक से क्या हो गया किलोमीटर, ट्रैक का मतलब ट्रॉक्लियर, ट्राई का मतलब ट्राइजेमिनल, अब का मतलब एब्ड्यूसन, फिर मतलब फेशियल, फिर फेशियल के बाद आओ, फिर कौन सा था ऑडिटरी, गाओ ग्लॉसोफेरेंजियल, वालो वेगस, ठीक है। और उसके बाद क्या था गाओ वालो, फिर ऐसे एसेसरी स्पाइनल, हंसो गाओ हाइपोग्लॉसल, ठीक है। इसका अपन नेचर कैसे याद करेंगे, सारे से मैरी मुझसे, सारे लोग कहते हैं शादी करूंगा तुमसे, ठीक है। सारे से मैरी मुझसे, मैंने बोला बेटा सुनो, मैंने बोला सुनो बेटा मेरी बात, क्या क्या बोला यार, फिर से बहुत कंफ्यूजन है, ठीक है ना। सारे से मैरी मुझसे, बट मैंने बोला सुनो बेटा बात मेरी मेरी, सारे से मैरी मुझसे, सारे से मैरी मुझसे, सारे सेंसरी, से सेंसरी, मैरी मोटर, मुझसे मोटर, बट बोथ मिक्स्ड, मैंने मोटर बोला बोथ, ठीक है। सुनो सेंसरी, बेटे बोथ, बात बोथ, मेरे मतलब मोटर, ठीक है। सारे से मैरी मुझसे, बट मैंने बोला सुनो बेटे सुनो बेटे बात मेरी, सारे बोले सारे से मैरी मुझसे, सारे से मैरी मुझसे, मैंने बोला सुनो बेटा बात मेरी, ये किसके हो गया नेचर। तो उफ उप उक ट्रैक ट्राई, उफ उप उक ट्रैक ट्राई, अब फिर आओ गाँव वालों ऐसे हंसो गाओ, उफ उक पूरा याद कर लो, उफ उप उक ट्रैक ट्राई, अब आओ गाँव वालों ऐसे हंसो गाओ, ठीक। उफ उक ट्रैक ट्राई, अब फिर आओ गाँव वालों ऐसे हंसो गाओ, सारे से मैरी मुझसे, बट मैंने बोला सुनो बेटा बात मेरी, ये हो गया इसका नेचर। इस तरीके से आपको याद करना है, ठीक है। अब सबसे पहली जो हम लोग उफ से क्या था ऑल्फैक्टरी, और उक से था अपना उक, तो उफ से क्या था ऑल्फैक्टरी, उप से था ऑप्टिक, और उक से क्या था ऑक्यूलोमीटर, ठीक है। याद करना उफ उक ट्रैक ट्राई, फिर ट्रैक ट्राई, अब फिर, ठीक है, ट्रैक ट्राई, अब फिर आओ गाँव वालों ऐसे हंसो गाओ, ठीक है। तो सबसे पहले हम वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ऑल्फैक्टरी नर्व, ठीक है। सबसे पहले अपन किसके बारे में बात करते हैं, ऑल्फैक्टरी नर्व, ठीक है। तो उफ और उप का नेचर क्या था, याद होगा आपको, ऑल्फैक्टरी नर्व, ठीक है। बहुत सारा लोग मुझसे पूछता है इसको कैसे याद किया था अपन ने, उफ ऑफ, ठीक। हम लोगों को ये क्या पता है, सारे से मैरी मुझसे, सारे से क्या याद रखा था हम लोगों ने, सेंसरी नेचर की है, ठीक है। उफ उक, ठीक है। ट्रैक ट्राई, अब फिर आओ गाओ वालों ऐसे हंसो गाओ, कितना बढ़िया याद हो गया, ठीक है। सम से मैरी मुझसे, मैंने बोला बेटा सुनो बात मेरी, ठीक, नेचर याद हो गया। ऑल्फैक्टरी का काम क्या होता है वो ध्यान समझो। ऑल्फैक्टरी का काम होता है स्मेल, इतने बार मैंने बोल दिया है, पता तुम्हें जिंगल के साथ क्या है कि मान लो कि मैंने अभी पढ़ा है, जैसे मान लो कि ये जिंगल मैंने अभी आपको पढ़ाई, ये काफ़ी दिनों बाद में पढ़ाई, तो मैं खुद ही भूल जाती हूँ। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा पता है, एक पेपर लो, पूरी कहानी, जैसे देखो मैं यहाँ पे खड़ी हो जा रही हूँ, तो यहाँ से आई थिंक आप स्क्रीनशॉट ले पाने में बहुत आसानी हो रही होगी आपको, ठीक है। तो आप क्या करो, ये तो मैंने ऐसे लिखा है क्योंकि बोर्ड में इतनी जगह है, आप प्रॉपरली टेबल बनाओ इसकी, ठीक है। और प्रॉपरली टेबल एक आप 4 बार पढ़ोगे ना ऐसे याद हो जाएगा, ऐसे यूं। इसमें सारी नर्व्स इंपॉर्टेंट नहीं है, जो नर्व इंपॉर्टेंट है उसके बारे में मैं आपसे बात करूँगी, क्योंकि मैं एक नर्व के बारे में जो इंपॉर्टेंट है वो डिटेल में बात कर रही हूँ, ठीक है। तो इसको आप क्या करो, आज क्या जिस समय पे मेरे प्यारे बच्चे आप लोग लेक्चर देख रहे हो, उस समय पर क्या करो, एक पेज लो, उसके 3 ब्लॉक बनाओ, नर्व का, न्यूमोनिक्स का, नेचर का, ठीक, और एक साइड फंक्शन का बना लेना, ठीक है। न्यूमोनिक्स बहुत ज़रूरी है, तभी ये पूरी 12 आपको एक साथ एक जैसी याद हो पाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, इनका नेचर आ जाता है और नाम आ जाता है, और इनके जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है जैसे लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, थिनेस्ट, स्मॉलेस्ट, ये आ जाते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। आइए देखिए मेरे बच्चों, अब हम लोग देख रहे हैं ऑल्फैक्टरी नर्व के बारे में, ठीक है। ऑल्फैक्टरी नर्व का काम होता है स्मेल।
अब आपको ये पता होना चाहिए सेंसरी नेचर की। सेंसरी नेचर की मतलब ये है कि ये सेंस लाने का काम नहीं करती है, सिर्फ ले जाने का काम करती है। एक्चुअली आपका जो टेम्पोरल लोब होता है, ऑल्फैक्टरी जो नर्व है, वो बेसिकली क्या करवाने का काम करती है? ऑल्फैक्शन, स्मेल का। और ऑल्फैक्शन का जो सेंटर होता है वो टेम्पोरल लोब के पास होता है, ठीक है। ऑल्फैक्शन का जो सेंटर होता है वो टेम्पोरल लोब के पास होता है। देखते हैं क्या है टेम्पोरल लोब, क्या है कहानी। ब्रेन मैंने आपको पढ़ाया ही था, उसमें कोई टेंशन आपको होना नहीं चाहिए, ठीक है। सो ये हो गया फ्रंटल लोब, ठीक है, ये हो गया पैराइटल लोब, ये हो गया ऑसिपिटल लोब, एंड दिस वन इज द टेम्पोरल लोब, ठीक है। ये हो गया टेम्पोरल लोब। दीज आर द ब्रेन पार्ट्स, ये अपन लोगों ने पढ़ रखा था। अब सपोज दैट कि किसी भी आदमी ने XYZ आदमी ने सांस ली, ठीक है। यहाँ पर मान लो यहाँ पर एक मरा हुआ चूहा पड़ा था, ठीक है। यहाँ पर एक मरा हुआ चूहा पड़ा है, ठीक है। यहाँ पर एक मरा हुआ चूहा पड़ा है, ठीक है, मर गया है ये। अब जैसे ही अपन कमरे में घुसे, अपन कैसे करते हैं? अपन किसी कमरे में अगर कोई मरा हुआ चूहा बैठ रहा तो अपन कैसे करते हैं? जान ले ली भाई साहब, इसको हटाओ। आता है ना ऐसा सिग्नल। कैसा होता है? मान लो किसी मरे हुए चूहे का स्मेल हमारे पास यहाँ गया, डन हो गई, यहाँ से किसी मरे हुए चूहे का स्मेल गया। अब क्या होता है, ध्यान से समझेंगे मेरी बात को। टेम्पोरल लोब के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि जो स्मेल का सेंटर होता है वो टेम्पोरल लोब के पास ही होता है। अब यहाँ से सिग्नल सेंसरी नर्व्स के थ्रू यहाँ गया, ठीक है, ध्यान समझना, सेंसरी नर्व है ये, ओके, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ऑल्फैक्टरी नर्व इज नथिंग, इट इज अ सेंसरी नर्व, ठीक है, ओके। तो ये कैसी नर्व है? सेंसरी नर्व है। और ये जो है ये सिग्नल वापस लेकर नहीं आएगी, ठीक है, सेंसरी नर्व लेके गई। अब टेम्पोरल लोब जो है, टेम्पोरल लोब जो होता है, यहाँ पर क्या होता है? ये सेंसरी एरिया है। पढ़ा था आप लोगों ने कि हर लोब के पास एक सेंसरी एरिया होता है और एक एसोसिएशन एरिया होता है। सेंसरी एरिया जो है, ध्यान समझना, सेंसरी ये क्या है? सेंसरी एरिया है। और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या होता है, ब्रेन के पास होते हैं एसोसिएशन एरिया, डन। तो इनके पास क्या होता है मेरे बच्चों? एसोसिएशन एरिया। तो जब आप कोई चीज़ को स्मेल करते हैं तो वो सेंसरी एरिया में आता है, उसके बाद वो फटाक से किसको दिया जाता है? एसोसिएशन एरिया को दिया जाता है। अब मेरे बच्चों जो एसोसिएशन एरिया होता है वो क्या लेता है बच्चों? वो लेता है डिसीजन। क्या लेता है? डिसीजन लेने का काम करता है कि भैया ये जो चीज़ स्मेल आ रही है, जैसे कि तुमने ये देखा होगा कि हम लोग कभी जंगल वंगल से गुजरते हैं, कोई ट्रैवल करते हैं तो कोई चीज़ मरी रहती है तो अपन कहते हैं गाय भैंस मर गई, सुअर मर गए, ये मरे हुए चूहे की स्मेल है, ये तो मरा हुआ फलाने की स्मेल है, ये तो कुत्ता मर गया, बिल्ली मर गई। अपन कोई अच्छे से आहा क्या स्मेल है, ठीक है। और फिर अपन अगरबत्ती जला, बहुत बड़ी तब करते गंदी वाली, आहा क्या स्मेल है। तो ये रिस्पॉन्स कैसे आता है? आपने कभी सोचा कि हम किसी भी स्मेल को आइडेंटिफाई कैसे कर पाते कि किसकी स्मेल है, ठीक है। एक्चुअली जो एसोसिएशन एरिया होता है ये डिसीजन ले लेता है कि जो स्मेल आप सूंघ रहे हो ये मरे हुए चूहे की स्मेल है, इसको वापस ले जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्मेल अंदर आ गई, अंदर डिसीजन लेना है। देखो स्मेल तो अंदर आ गई है, अब क्या ब्रेन को डिसाइड कर लेना है, ठीक है। ब्रेन ने सोच लिया, उसके प्रति हम रिस्पॉन्स थोड़ी करवा रहे हैं कोई, समझो बात को। सेंसरी नर्व जो होती है वो किसी कोई रिस्पॉन्स वापस नहीं करती। हमने कोई चीज सूंघ ली, ब्रेन ने सोच लिया कि ये है, समझ गए बात। दैट इज वाई सिर्फ सेंसरी नर्व की जरूरत है, सिर्फ सिग्नल ले जाने की जरूरत है, क्योंकि मेनली जो डिसाइड करना है वो किसको करना है? ब्रेन को करना है। हमेशा सिग्नल रिवर्ट किस नर्व का होता है? जब रिवर्ट तब, जैसे मान लो यहाँ पे सपोज दैट कि कोई कॉकरोच बैठा हुआ है, अब यहाँ से हमारे सिग्नल गया, अब हमें उस कॉकरोच को हटाना है तो सिग्नल को वापस लेके आना भी जरूरी है, समझ रहे हो बात को। तो सिग्नल वापस लेकर आना भी जरूरी है। तो ऐसी नर्व कैसी होती है? मिक्स्ड। अगर सिग्नल ऊपर लेके जाना, वहीं डिसाइड हो जाना है तो कैसी नेचर होगी? सेंसरी नेचर की। अगर सिग्नल सिर्फ वापस लेके आने का काम है तो मोटर नेचर की। यहाँ पर हम सिग्नल जो है वो टेम्पोरल लोब के पास ले जाते हैं। टेम्पोरल लोब को सिर्फ ये सोच लेना है कि ये स्मेल किसकी है। तो भविष्य में टेम्पोरल लोब के पास जो इन्फॉर्मेशन भी स्टोर रहती है कि भविष्य में जब हम किसी स्मेल को करेंगे जो हम ऑलरेडी सूंघ चुके हैं तो हमको याद रहेगा कि उस समय सूंघा था तो ये इसकी स्मेल थी, अब ये स्मेल है। तो डिसीजन जो है ले लिया, वापस लाने की जरूरत नहीं है। अब नाक थोड़ी बोलेगी, नाक थोड़ी अपने आप हिलने लगेगी कि अरे चूहे की स्मेल है तो ऐसे ऐसे हिलने लगी, नहीं, नाक तो कोई रिस्पॉन्स करती नहीं, बस सिग्नल गया, डिसीजन ले लिया, खत्म, हमको याद रहा भविष्य के लिए। ये बात आपको क्लियर हो गई। ऐसे ही आपको याद होना चाहिए, एक मैं और नर्व पढ़ा रही हूँ विच इज द ऑप्टिक नर्व, ध्यान से समझना। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ उफ और उप, ध्यान समझो। अब अपन बात कर रहे हैं ऑप्टिक नर्व की, ठीक है। ऑप्टिक नर्व ये भी हम लोगों ने कैसे पढ़ा? सारे से मैरी मुझसे, सारे से,
ठीक है। से हो गया, से मतलब क्या हो गया, इसका नेचर क्या हो गया, सेंसरी। ठीक है, क्या नेचर हो गया, सेंसरी। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए, फिर से मुझे ब्रेन का छोटी सी संरचना को ड्रॉ करना पड़ेगा। ब्रेन में हम लोगों लोब्स बहुत सारे पढ़े, और अगर आपको याद होगा तो यहाँ पर पीछे की ओर हम लोग, और अगर आप लोगों को याद होगा तो पीछे की ओर हम लोग कौन सा लोब पढ़ते हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं हम लोग ऑप्टिक लोब। ठीक है, कौन सा पढ़ते हैं, ऑसिपिटल लोब, ऑप्टिक लोब कह रही हूँ यार, देखो यहाँ पर हम कौन सा लोब पढ़ते हैं, ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल जो लोब होता है बेसिकली इट इज मेंट फॉर द मेरे बच्चों विजन के लिए। ऑसिपिटल लोब किस चीज के लिए होता है प्यारे बच्चों, विजन के लिए माना जाता है। अब सब लोग मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सपोज दैट कि किसी व्यक्ति ने देख लिया, सपोज दैट कि ये आंख है, ठीक है, दिस इज द आंख, इजंट इट सो वियर्ड आंख, हाँ मैम है तो बड़ी वियर्ड आंख। ठीक है, सपोज दैट कि ये किसी की आंख है, ओके। अब इस आंख ने क्या देख लिया कि यहाँ पर कोई, सपोज दैट कि यहाँ पर इसने देख लिया कि कोई मगरमच्छ पड़ा हुआ है। ठीक है, सपोज दैट कि इसने यहाँ पर देख लिया कि यहाँ पर कोई मगरमच्छ पड़ा हुआ है। ठीक है, ओके, हम ये मान रहे हैं कि यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है बच्चों, कोई मगरमच्छ पड़ा हुआ, आंख देख ली, ओहो मगरमच्छ है। अब मगरमच्छ देख लिया आपने, आपको ऑप्टिक नर्व सिर्फ विजन का काम कर रही है, तो इसका मतलब क्या कि जब आपने कोई चीज देखा तो सिग्नल कहाँ पर आया, सेंसरी नर्व के थ्रू, बताइए मुझे। ये देखिए सिग्नल जो है वो कहाँ पर आया बच्चों, ऑसिपिटल लोब के पास आया, समझ गए। तो सिग्नल जो है वो कहाँ पर आया बच्चों, ऑसिपिटल लोब के पास आया। सिग्नल ऑसिपिटल लोब के पास आया तो इसके पास भी एक एसोसिएशन एरिया है। बेसिकली रिले न्यूरॉन और एसोसिएशन न्यूरॉन पे पता है क्या काम होता है, देखो बहुत सारे लोग एसोसिएशन न्यूरॉन को ही रिले न्यूरॉन कह देते हैं, पर होता क्या है कि रिले न्यूरॉन जो होता है वो सिग्नल को ट्रांसफर करता है, जिसको हम इंटर न्यूरॉन भी कहते हैं, जिसको रिले न्यूरॉन ही कहो फिलहाल के। रिले न्यूरॉन के यहाँ पे पढ़ा था हम लोगों ने, रिफ्लेक्स सेक्शन में पढ़ा था कि भैया वो सिग्नल लाया, स्पाइनल नर्व से मोटर नर्व को दे दिया, कोई टेंशन नहीं है। पर एसोसिएशन न्यूरॉन वो न्यूरॉन होते हैं जो डिसीजन लेते हैं, बहुत सारे लोग रिले न्यूरॉन को ही भी एसोसिएशन न्यूरॉन कह देते हैं, पर आपको पता होना चाहिए। एसोसिएशन एरिया पे हम लोगों ने सिग्नल को दिया, और एसोसिएशन एरिया ने क्या लिया मेरे बच्चों, एसोसिएशन एरिया ने डिसीजन लिया कि जो चीज़ आप देख रहे हैं वो है एक मगरमच्छ। ठीक है, आई बात समझ में। और यहाँ पर एज ए मेमोरी स्टोर रहेगा, भविष्य में भी कभी हम लोग एज ए स्टोर रहता है वहाँ पे कि अगर भविष्य में भी कभी हम मगरमच्छ देखते हैं तो हमें याद रहता है। सिग्नल वापस लाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिर्फ विजन का सिग्नल है, समझ में आ गई बात। क्योंकि मूवमेंट का सिग्नल तो कौन लेके आएगा बच्चों, सेरिबेलम लेके आएगा, आपको पता है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि हालांकि विजन भागने का भी सिग्नल दे सकता है, पर अभी हमको ये पढ़ना है कि ऑप्टिक नर्व जो होती है वो आँख के पीछे के एरिया से निकलती है। इसका काम ये होता है कि दिस ऑसिपिटल जो पीछे की ओर लोब होता है वहाँ पर सिग्नल लेके जाओ, वहाँ पर ये डिसीजन होगा कि जो चीज़ हम देख रहे हैं वो क्या है। समझ में आ रही बात, वहाँ पर ये डिसीजन होगा कि जो चीज़ हम देख रहे हैं वो क्या है। डिसीजन हो गया, बस हो गया, हमने देख लिया मगरमच्छ का, तो ठीक है। मूवमेंट का सिग्नल जो है सेरिबेलम से आ गया तो हम मूवमेंट कर लेंगे। ठीक है, तो विजन साइट का जो सिग्नल होता है वो कहाँ से आता है, आपके सेंसरी नर्व से आता है, जो कि एक ऑप्टिक नर्व होती है। ओके, डन हो गई। स्मेल का सिग्नल ऑल्फैक्टरी नर्व से आता है, जो कि स्मेल करने वाली नर्व होती है। डन हो गई इतनी बात। आइए, तो ये हो गया ऑल्फैक्टरी नर्व जो कि स्मेल के लिए है, ऑप्टिक नर्व जो साइट के लिए है। अब आपको समझाती हूं मैं, जो ध्यान से समझना। देखो 3 नर्व ऐसी हैं, देखो यहाँ पर मैं जिंगल पे ही आ जाती हूँ। 3 नर्व ऐसी हैं, लुक एट दिस, ऑक्यूलोमोटर, ठीक है, एब्ड्यूसेंस एंड ट्रॉक्लियर। ठीक है, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर और एब्ड्यूसेंस, इन तीनों का काम जो है, 3 तो नहीं, ऐसा कैसे लिखूं यार, बीच में ट्राइजेमिनल 1, 2 एंड 3, इन तीनों का काम होता है बच्चों मूवमेंट ऑफ आई बॉल। ठीक है, इन तीनों का काम क्या होता है, मूवमेंट ऑफ आई बॉल। ठीक है, आई बॉल, जैसे कि हम लोग कोई डांस करने जा रहे हैं और आप लोगों को सब मैं ऐसे आके दिखाती हूँ, ठीक है, चश्मे के, तुम लोग मुझे बताना कि मैं बिना चश्मे के अच्छी लगती हूँ चश्मे के साथ। ठीक है, अब हम लोग डांस करने जा रहे हैं, ऐसे देखो, टिंग टिंग टिंग। तो ये कैसे हो रहा है, ये नर्व्स के थ्रू हो रहा है। अगर आप बोल रहे कैसे हो रहा है, नर्व्स के थ्रू हो रहा है। आपने बोला शर्माओ, ठीक, आपने बोला पलके उठाओ, आंखें ऐसे, आपने बोला भेंगू कर लो आंखें,
तो ये सब जो मूवमेंट होते हैं ना आई बॉल्स के, वो इन तीनों नर्व्स के थ्रू ही होते हैं। देखो बेटा, इसको जितना डिटेल से आपको पढ़ना है मैं उतना ही पढ़ा रही हूँ। पढ़ाने के लिए तो मुझे बताना चाहिए कि किस तरीके से स्टैग्मेटिज्म होता है, वो सब अपन को लेना देना नहीं। अपन को जितना पढ़ना, अपन सिर्फ उतनी ही बात करेंगे। समझ में आ गई बात? कोई टेंशन, कोई परेशानी तो नहीं है। तो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया भैया, देखो ध्यान से। ओके, तो अपन ने पढ़ लिया उफ, उप, उक, ठीक है। अपन ने क्या पढ़ लिया, ट्रैक्ट, ट्राई, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ाने वाली हूं अब, ठीक है। फिर आओ, गाओ, वालो, वालो, वेगस कहाँ गई? अब फिर आओ, आओ, अरे यार ग्लॉसोफेरेंजियल छूट गई यहाँ पे। यहाँ पर एक नर्व मुझे लिखनी थी, वो थी ग्लॉसोफेरेंजियल, है ना। देखो मुझे याद आ गया, जैसे जिंगल अगर आपको याद रहेगी ना तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी। तो यहाँ पर आप एक नर्व ऐड कर लो, दिस इज द ग्लॉसोफेरेंजियल। देखो जिंगल याद थी मुझे, तो मुझे याद आ गया कि यहाँ पर एक नर्व जो है वो छोटी हुई है। अब आओ, गाओ, वालो, ऐसे, हंसो, गाओ, ठीक है। तो मुझे अगर जिंगल याद होगी तो मैं बीच की एक नर्व आइडेंटिफाई कर ले, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। इतनी बात आपको क्लियर हो गई, इसमें कोई आओ बच्चों, तो अपन को कौन कौन सी लर्न हो गई? फर्स्ट लर्न हो गई, सेकंड लर्न हो गई, और अपन ने क्या देखा, थर्ड वाली जो थी, जो कि आई बॉल्स मूव करती थी, तो वो कौन सी थी? थर्ड हो गई, फिफ्थ हो गई और सेवेंथ हो गई। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ और 1 2 3, नहीं फिफ्थ कहाँ से यार, फर्स्ट सेकंड हो गई, थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ, है ना। तो अपन को ये लर्न हो गया, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला लर्न हो गया, थर्ड वाला लर्न हो गया, फोर्थ लर्न हो गया और सिक्स्थ लर्न हो गई। तो अपन को इतनी तो लर्न हो गई, ठीक है, मतलब 5 लर्न हो गई है। डन। तो आई बॉल मूवमेंट समझ में आ गई। सबसे जो छोटी नर्व होती है वो क्या है, वो अभी अपन बात करेंगे। आपको पता भी होना चाहिए ना, ये जो एक्सक्लूसिव पॉइंट है मैंने स्लाइड में लिखे, आपको पढ़ाती हूँ मैं, ठीक है। आइए अब कौन सा शुरू करते हैं अपन लोग, ट्राइजेमाइनल, ठीक है। ट्राइजेमाइनल जो होती है ये बहुत ही लॉन्गेस्ट नर्व है, ठीक है, सबसे बड़ी नर्व है। सबसे ज़्यादा जो न्यूरॉन्स होते हैं वो इसी के पास होते हैं, ठीक है। अब अगर आपको पता हो, जो कि मैंने जंगल में पढ़ाया है, तो बताइए कि ट्राइजेमाइनल का नेचर क्या होगा? बोथ, ठीक है। तो बोथ बट, ठीक है, सारे से मैरी मुझसे, बट मैंने बोला सुनो बेटा मेरे, सुनो बेटा बात मेरी मेरी, ये पढ़ाया था मैंने। तो यहाँ पर बट बी से जो भी चीज़ आएगी तो याद रखना बोथ है, ठीक है। तो जो ट्राइजेमाइनल नर्व होती है ना बच्चों, ये सबसे बड़ी नर्व होती है, बहुत सारे न्यूरॉन्स इसके पास होते हैं। जितना भी फेशियल एरिया कवर करती है वो यही कवर करती है। तो इसकी 3 ब्रांचेस होती हैं, एक ऊपर के लिए, एक अपर जॉ के लिए, एक लोअर जॉ के लिए मानी जाती है ट्राइजेमाइनल, ठीक है। ट्राइजेमाइनल को हम, पता है तुम्हें, डेंटिस्ट नर्व भी कहते हैं। ट्राइजेमाइनल इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेंटिस्ट नर्व, ठीक है। ट्राइजेमाइनल को हम क्या कहते हैं? डेंटिस्ट नर्व भी कहते हैं। ट्राइजेमाइनल इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेंटिस्ट नर्व, ठीक है। ओके ये जो नर्व होती है ये अपर एंड लोअर जॉ ऊपर के एरिया में जाती है, तो मैस्टिकेशन करवाने का काम करती है, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो अगर आपको देखना है कि ट्राइजेमाइनल क्या करती है, डेंटिस्ट नर्व है, लार्जेस्ट नर्व होती है, टीथ एंड जॉ मसल्स को ये सिग्नल देती है, 3 ब्रांचेस होती हैं इसकी, और ये चबाने में मदद करती है। ट्रॉक्लियर, हाँ ट्रॉक्लियर जो थी वो थिनेस्ट नर्व होती है, मूवमेंट ऑफ आई बॉल के लिए है। एब्ड्यूसेंस, देखो सबसे जो बड़ी नर्व है वो वेगस भी है, वो बहुत एरिया कवर करती है, लॉन्गेस्ट कह सकते हैं उसको, लार्जेस्ट हम कह सकते हैं ट्राइजेमाइनल को, थिनेस्ट हम कहते हैं ट्रॉक्लियर को, स्मॉलेस्ट हम कहते हैं एब्ड्यूसेंस को। तो पहली लर्न हो गई, 6 तक पूरी लर्न हो गई। पहली क्या कर रही थी? स्मेल में। दूसरी क्या कर रही थी? देखने में। तीसरी क्या कर रही थी? मूवमेंट ऑफ आई बॉल में, ठीक है। चौथी क्या कर रही थी? मूवमेंट ऑफ आई बॉल में। 5वीं क्या कर रही थी? मैस्टिकेशन करने में। 6ठी क्या कर रही थी? मूवमेंट ऑफ आई बॉल में। डन हो गई, याद हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है अभी तक, ठीक है। आइए अब अपन देखते हैं अगली कौन सी नर्व है। अगली फेशियल नर्व है। फेशियल जो होती है वो 7th क्रेनियल नर्व है, और ये भी मिक्स्ड नेचर की नर्व होती है। फेशियल नर्व के बारे में कहानी बहुत बेहतरीन सुनाती हूँ, तो मज़ा आ जाएगा सुन के। देखो एक बेल्स पाल्सी नाम की एक बीमारी होती है, तुमको मैं अपनी ही स्टोरी बताती हूँ, बहुत ही मोटिवेटिंग स्टोरी है, समझे। 2016 में, 2016 दिसंबर 8 में, व्हेन आई वाज इन लैब
ठीक है, एंड आई वॉज परफॉर्मिंग सम एक्सपेरिमेंट, मुझे अभी याद नहीं है, कुछ कर रही थी मैं। और सुबह से मुझे ऐसा लग रहा था, पता तुम्हें कैसा, जैसे कि ये चश्मा उतार के दिखाती हूँ, तो सुबह से मुझे ऐसा लग रहा था कि ये वाला जो लेफ़्ट वाला पोर्शन है, तो मुझे बहुत ही ऐसा लग रहा था कोई चीज़ गड़ रही है अंदर। ये मेरी स्टोरी है, बहुत अच्छा लगेगा सुन के, और कैसे मैंने कोप अप किया वो आपको समझ में आएगा। तो ये वाला जो पार्ट था, ये वाला जो आई था ना, ये बहुत ही ऐसा गड़ रहा था, ऐसा लग रहा था कुछ हो रहा है, कुछ घुसा हुआ है अंदर, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा गड़ने जैसा फील हो रहा था, ठीक है। उसके बाद उसके 2-3 दिन पहले से मेरे कान के पीछे, मतलब लुक एट दिस एरिया, ये वाला जो पीछे, यहाँ बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। सो आई वॉज थिंकिंग, ठीक है, मैं तब बच्चों को पढ़ाती भी थी फिज़िकल क्लासेस में, तो मैं जब बच्चों को पढ़ाने जाती भी थी तो मुझे बहुत, जब पंखा चलता था तो बहुत ज़ोर से ठंड लगती थी, और यहाँ पे पीछे बहुत ज़ोर से दर्द होता था बच्चों, बहुत ज़ोर से, ठीक है। उसके बाद जिस दिन मुझे ये कहानी हुई मेरे साथ, उस दिन सुबह से मुझे ऐसा लगता था मेरा जीभ जो है वो जल गई है, और मेरे को ये वाला जो फेस है थोड़ा कड़क कड़क फील हो रहा था, और आंखें गड़ रही थी, और 3 दिन से कान के पीछे बहुत ज़ोर से दर्द होता था मुझे, ठीक है। पर मैं सोचती थी दांत सड़ गया इसलिए हो रहा होगा। अब जब मैं लैब में गई तो अचानक से मेरे प्रोफेसर बैठे हुई होंगी, तो मैं जैसे उनके सामने स्माइल की, आई वाज लाइक दैट, तो उन्होंने मेरा देखा कि ये वाला जो होठ है मेरा वो ऐसा ड्रॉप हो गया ऐसे करके, ठीक है। तो उन्होंने मुझे बोला कि ओ माय गॉड, शी इज़ सफरिंग फ्रॉम बेल्स पाल्सी, एक बीमारी का नाम होता है बेल्स पाल्सी। तो मैं बहुत डर गई, क्योंकि एज बहुत ही कम था, और ऐसा कुछ हो जाना मतलब मेरे लिए तो बहुत ही अलग टाइप की बात थी। मैं बहुत डर गई, और फिर मैं तुरंत हॉस्पिटल में थी, इसलिए डॉक्टर के पास गई, और उन्होंने बोला हाँ ये बेल्स पाल्सी ही है। एग्जैक्टली व्हाट इज़ द बेल्स पाल्सी, लेट मी एक्सप्लेन यू, ठीक है। बेल्स पाल्सी इज़ नथिंग, इट इज़ द 7th cranial nerve विच इज़ द फेशियल नर्व पैरालिसिस। समझ में आई बात? तो 7th जो क्रेनियल नर्व होती है ये मिक्स्ड नेचर की होती है, मतलब सेंस लेकर जाती भी है, सेंस लेकर आती भी है। ये किन किन चीज़ों को कंट्रोल करती है वो ध्यान से देखिएगा। इसकी एक ब्रांच ये है और एक ब्रांच ये है, क्योंकि हर चीज़ पेयर में है, ठीक है। तो जो ये 7th क्रेनियल नर्व है वो फेशियल मूवमेंट को कंट्रोल करती है, ये आपके टेस्ट को कंट्रोल करती है, ये आपके फेशियल एक्सप्रेशन, थोड़े बहुत सलाइवेशन को कंट्रोल करती है, और आपके इमोशन को कंट्रोल करती है। तो किसी भी कारणवश अगर इसमें कोई डैमेज हो जाए, जैसे मेरा ये पैरालाइज्ड हो गई थी ये मसल, ठीक है, नर्व पैरालाइज का मतलब हो सकता है मुझे कोई इन्फेक्शन हो गया हो सकता है मुझे ठंड लग गई हो तो अकड़ गई हो, कोई भी कारण हो सकता है, और किसी भी एज ग्रुप को हो सकता है ये। इट इज़ नॉट नॉर्मल पैरालिसिस जो पूरी बॉडी में आता है, इसमें सिर्फ नर्व कंप्रेस हो जाती है, दब जाती है, क्योंकि हर नर्व के दोनों चारों तरफ होती है ब्लड वेसल में भी किसी भी प्रकार का इन्फ्लामेशन हो जाए, सूज जाए वो, तो नर्व को दबा देती है। हो सकता है कोई ब्लड में कोई इन्फेक्शन हो तो ब्लड वेसल फूल गई हो तो उसने नर्व को दबा दिया हो। ये क्योरेबल है, 1 महीने में मैं बिल्कुल ठीक हो गई और आज आपके सामने खड़ी हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि मेरा मूवमेंट बंद हो गया इस पार्ट का। मैं पलक, आपको पता है ऐसे जैसे ये पलक ड्रॉप होती है ना, ये पलक भी नहीं ड्रॉप हो पाती है इसमें, ठीक है। ऐसे पलक ऐसे ये बंद होगा तो ये खुला रहता है, ठीक है। और टेस्ट नहीं आता, ऐसा लगता है पूरी जीभ जल गई है, और आपको पता है फेशियल एक्सप्रेशन तो आप कर नहीं पाओगे, इमोशनली भी बहुत ब्रेकडाउन होता है इसमें। ये मसल जो होती है ये इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करती है, ठीक है। टेस्ट 2.3 पार्ट ऑफ द टंग, बाकी पार्ट कौन है, ग्लोसोफेरिंजियल है, ठीक है। आइए देखिए लिखा भी हुआ है 2.3 पार्ट ऑफ द टंग का टेस्ट कौन कंट्रोल करता है, ठीक है। ये कंट्रोल करती है फेशियल, और 1/3 को एंटीरियर पार्ट होता है, सामने 2/3 हिस्से को कौन कंट्रोल करता है, फेशियल, और बाकी पीछे को ग्लोसोफेरिंजियल। डन हो गई, इतनी बात आपको क्लियर हो गई, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। सो फेशियल नर्व थी, ठीक है, फेशियल नर्व फिर हो गया मिक्स्ड नेचर की होती है। आइए देखें अब कहाँ पर थे अपन लोग यार, आइए यहाँ पे लिखा है फेशियल में, देखिए टेस्ट, फेशियल एक्सप्रेशन, ये सारी चीज़ें, ठीक। आइए अब हम लोग देखते हैं ऑडिटरी, ठीक। अगर आपको ये वाला डायग्राम याद होगा बच्चों, ध्यान से देखना है ना, अगर आपको ये वाला डायग्राम याद होगा तो यहाँ पर ऑसिपिटल लोब होता है और यहाँ पर टेम्पोरल लोब होता है, ठीक है ना। ये कौन सा लोब है, टेम्पोरल लोब है, ठीक। अब अगर किसी का कान है ये, ठीक है, सपोज दैट किसी का कान है और किसी ने कुछ बोला कि किसी ने किसी को गाली दी, ठीक है। अब गाली दी तो गाली कैसे, मतलब गाली बोल के तो नहीं बता सकती मैं इस सोशल प्लेटफॉर्म में, पर ठीक है, अगर किसी ने किसी को गाली दी, कोई गंदा शब्द बोला, तो ये कैसे पता है कि वो गंदा शब्द है बच्चों, क्योंकि हमारे टेम्पोरल लोब को पता है गंदा शब्द है, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ से कोई चीज़ आपने सुना
तो यहाँ पर ये सिग्नल आया, ठीक है, सिग्नल सेंसरी एरिया में आया, फिर एसोसिएशन एरिया में आया और यहाँ पर डिसीजन हो गया कि ये गाली है। अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं करना है आपको, ठीक है। तो ये कौन सी नर्व है बच्चों, याद करिए अभी कौन सी नर्व हम लोग पढ़ रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑडिटरी नर्व विच इज द 8th क्रेनियल नर्व। ये कौन सी नर्व है बच्चों, ऑडिटरी। कान में हम लोग पढ़ेंगे इसलिए अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ऑडिटरी नर्व जो होती है वो टेम्पोरल लोब में ब्रेन के सिग्नल लेके आती है कि क्या चीज़ आप सुन रहे हैं, ठीक है। तो टेम्पोरल लोब में ये डिसीजन होता है कि क्या चीज़ आप सुन रहा हो। डन हो गई इतनी बात। तो कान से सिग्नल लेकर आए, टेम्पोरल लोब में आपने दे दिया, डिसाइड हो गया कि ये जो फलानी चीज़ बोल रहे हैं ये गंदी चीज़ है, ठीक है। ये समझ में आया। तो ये हो गई ऑप्टिक लोब, ये ऑप्टिक नर्व, ये हो गई ऑडिटरी नर्व और ऑल्फैक्टरी नर्व। 3 नर्व हम लोगों ने पढ़ ली जो अभी सेंसरी नेचर की हैं। फेशियल नर्व किस नेचर की है, मिक्स्ड नेचर की है। उसके बाद कौन सी पढ़ी हम लोगों ने, उसके बाद कौन सी पढ़ी हम लोगों ने बेटा, हम लोगों ने आई बॉल मूवमेंट वाली नर्व पढ़ी सारी, ठीक है। ये सारी किस नेचर की हैं वो भी देख लेते हैं हम लोग। ये सारी किस नेचर की हैं, ये सारी जो है मिक्स्ड नेचर की हैं, ठीक है। जैसे कि ओक्यूलोमोटर मिक्स नेचर की है, ट्रॉक्लियर मिक्स नेचर की, ट्राइजेमिनल मिक्स नेचर की है, और मतलब ऑलमोस्ट इतनी सारी मिक्स नेचर की। आपने क्या देखा, मिक्स नेचर की नर्व बहुत सारी हैं, ठीक है। ग्लॉसोफेरिंजियल आपको समझ में आया कि टेस्ट का कंट्रोल करती है, ठीक है। ऑडिटरी सुनने का कंट्रोल करती है। वेगस, ठीक है। वेगस जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट नर्व है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट नर्व है वेगस, ठीक है। ये कहानी क्लियर हो गई ना आपको। ये वाली नर्व बता दी 7वीं, 8वीं और 9वीं, ठीक है। 9 हो गई, 3 और बची। आइए देखें, वेगस जो होती है लार्जेस्ट इज द ट्राइजेमिनल नर्व, जिसमें सबसे अधिक नर्व्स न्यूरॉन्स होते हैं। लॉन्गेस्ट इज द वेगस नर्व क्योंकि वो बहुत सारे एरिया को कवर करती है, ठीक है। ब्रेन का एक पार्ट होता है विच इज कॉल्ड एज मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। समझ में आई बात। ब्रेन का एक हिस्सा होता है जो कि होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया, सिखाया, समझाया, बताया था मेरे बच्चों कि जो हार्ट बीट होती है, ठीक है, जो बेसिकली जो होती है हार्ट बीट है ना, तो जो हार्ट बीट इमरजेंसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इज़न्ट इट, बढ़ जाती है। तो उसको कौन सिग्नल देता है, आपको पता होगा कि वहाँ पर कार्डियोवैस्कुलर सेंटर होता है जो इमरजेंसी कंडीशन में हार्ट के बीट को बढ़ा देता है। रेस्पिरेटरी सेंटर होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं रेस्पिरेशन को। वॉमिटिंग, स्नीजिंग, रिफ्लेक्स, ये सारी चीज़ें, वॉमिटिंग, स्नीजिंग, कफिंग, इन सब के भी सेंटर होते हैं। वैसे ही जो आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है वहाँ से कुछ नर्व्स ऐसी होती हैं जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाती हैं और गैस्ट्रिक सिक्रीशन को बढ़ाती हैं। आई बात समझ में। बहुत सारी नर्व्स ऐसी होती हैं जो कि आपके ब्रेन से निकलती हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम में जाती हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में जाकर वो गैस्ट्रिक सिक्रीशन को बढ़ा या घटा सकती हैं। तो बेटा मेरे लाल मेरे बच्चों, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा या क्रेनियल नर्व से, क्रेनियल मतलब जो ब्रेन से बाहर आती है, वो जो नर्व्स जो कि गैस्ट्रिक सिक्रीशन को कंट्रोल कर रही है वो है वेगस। कॉर्स देखिए इसे, ये जो वेगस होती है ये गैस्ट्रिक सिक्रीशन को बढ़ा या घटा सकती है। इसीलिए खाना खाने, इवन वेगस जो होती है ये एक ही यहाँ पे नहीं, हार्ट में, बहुत सारे विसरल ऑर्गन्स में जाती है ये नर्व और अलग अलग सेंसेशन करवाती है, ठीक है। तो ये गैस्ट्रिक सिक्रीशन करवाती है, बहुत सारे क्या कह सकते हैं, इन वो जो विसरल ऑर्गन होते हैं उनके मूवमेंट को कंट्रोल, मूवमेंट चलना फिरना नहीं, अंदर अंदर हल्का फुल्का हिलना मिलने का काम ये करवाती है। समझ में आ गई बात। इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। डन हो गई इतनी बात, ठीक है। ये हो गई 10वीं क्रेनियल नर्व। अब अपन बात करते हैं किसकी बच्चों, अब अपन बात करते हैं 11वीं क्रेनियल नर्व। 11वीं क्रेनियल नर्व जो होती है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसेसरी स्पाइनल, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ फेरिंग्स एंड लैरिंग्स। और आपको पता है कि फेरिंग्स एंड लैरिंग्स जो होते हैं इनका मूवमेंट बहुत ज़रूरी है इन द ब्रीदिंग एंड द किसी भी चीज़ को बोलने में, गाना गाने में। मिले सुर मेरा तुम्हारा, ये जो गाना आप गा रहे हैं आप लैरिंग्स के मूवमेंट से ही गा रहे हैं। अगर लैरिंग्स के वोकल कॉर्ड्स मूव नहीं करेंगे तो आप गाना नहीं गा पाएंगे, ये बात याद रखिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे हाइपोग्लॉसल विच इज़ द 12th क्रेनियल नर्व, और ये टंग के मूवमेंट को कंट्रोल कराती है। ये जो मूवमेंट हो रहा है ये हाइपोग्लॉसल की वजह से हो रहा है। लेट मी टेक अ क्विक रिविजन। चलिए शुरू करते हैं। ऑल्फैक्टरी, इट इज़ अ सेंसरी नर्व रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल्फेक्शन। ऑप्टिक, इट इज़ द सेंसरी नर्व रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजन। ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, एब्ड्यूसेंस, ट्राइजेमिनल, ये तीनों मिक्स्ड नेचर की नर्व है। ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर और एब्ड्यूसेंस मूवमेंट ऑफ आई बॉल। याद रखिएगा ट्रॉक्लियर जो होती है वो थिनेस्ट नर्व है और एब्ड्यूसेंस जो है ये सबसे छोटी नर्व है, स्मॉलेस्ट नर्व। ट्राइजेमिनल इज द लार्जेस्ट नर्व। डन हो गई। फेशियल भी मिक्स्ड नेचर की नर्व है। ऑडिटरी जो है ये सेंसरी नेचर की नर्व है, ठीक है। ग्लॉसोफेरेंजियल जो
है आपने पढ़ा ग्लॉसोफेरेंजियल, जो कि आपकी कौन सी पे नर्व है बच्चों, दिस इज द 9th क्रेनियल नर्व। अगर आपको याद होगा ग्लॉसोफेरेंजियल क्या कंट्रोल करता है, टेस्ट को कंट्रोल करता है। तो टेस्ट को दो कंट्रोल करते हैं, एक फेशियल कंट्रोल करता है और ग्लॉसोफेरेंजियल मिक्स नेचर की होती है। फेशियल भी मिक्स्ड है, ऑडिटरी ही, सेंसरी, ये सारी मैंने बता दी आपको। वेगस मिक्स नेचर की है, एसेसरी मोटर नेचर की है। मोटर नेचर मतलब सिर्फ सेंस लेकर जाती है, ठीक है। एब्ड्यूसेंस जो है ये मोटर नेचर की, मैंने मिक्स्ड बोल दिया था, ठीक है ना, ये याद रखना। ओके, ऑडिटरी सेंसरी नेचर की बता दिया मैंने, ट्रॉक्लियर मोटर नेचर की है। अच्छा सॉरी जितनी भी आई बॉल मूवमेंट की हैं वो सब मोटर नेचर की हैं, ठीक है। अब देखो, आई बॉल को मूव करने के लिए किसी सेंस की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बोला डांस करो तो अपन ने आँख हिलाई, कोई सेंस नहीं मिल रहा है आपको, ठीक है। आपको आँख हिलाना है, ठीक है, आपको उधर देखना है, तो दिस इज द मोटर। आपको अगर उधर देखना है तो ब्रेन ने सिग्नल दिया ना आपको, उधर देखो, आपको इधर देखना है, ब्रेन ने सिग्नल दिया ना आपको, तो ब्रेन आपको सिग्नल दे रहा है, उस हिसाब से आपका आई बॉल मूवमेंट हो रहा है, तो ये मोटर सिग्नल होंगे। तो जितने भी मोटर मूवमेंट वाली नर्व होती हैं, जैसे कि ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, एब्ड्यूसेंस, ये तीनों जो कि आई बॉल मूवमेंट वाली हैं, जैसे कि ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, एब्ड्यूसेंस, ये मोटर नेचर की होंगी। तो 3 तो मोटर हो गई, ट्राइजेमिनल मिक्स्ड है, फेशियल मिक्स्ड है, ग्लॉसोफेरेंजियल मिक्स्ड है, वेगस मिक्स्ड है, और मिक्स्ड इतनी है, ठीक है। सेंसरी कौन कौन सी, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑडिटरी, ठीक है, ये हो गए आपकी सेंसरी। ओके, बाकी जितनी बची वो सब किस नेचर की होंगी बच्चों, वो सारी मोटर नेचर की होंगी, ठीक है। ये कहानी क्लियर हो गई। तो मिक्स्ड कौन सी, मोटर कौन सी, याद रखना आप लोग, ठीक है। ये जिंगल आप याद कर सकते हो, ठीक है। फंक्शन देख लेते हैं, ये किस चीज़ के लिए है, सूंघने के लिए, किस चीज़ के लिए, देखने के लिए, ये किस चीज़ के लिए, मूवमेंट ऑफ आई बॉल, ये किस चीज़ के लिए, मूवमेंट ऑफ आई बॉल, ये किस चीज़ के लिए, मैस्टिकेशन के लिए, सबसे लार्जेस्ट नर्व, ये किस चीज़ के लिए, मूवमेंट ऑफ आई बॉल, सबसे छोटी नर्व, ये किस चीज़ के लिए, इमोशन के लिए, फेशियल एक्सप्रेशन के लिए, टेस्ट के लिए, ठीक है। ये किस चीज़ के लिए, हियरिंग के लिए, ये किस चीज़ के लिए, टेस्ट के लिए, ये किस चीज़ के लिए, इट इज़ द लॉन्गेस्ट नर्व एंड इट गिव्स द सिग्नल टू द वेरियस विसरल ऑर्गन फॉर देयर स्लाइट मूवमेंट एंड देयर एक्शन। एसेसरी स्पाइनल, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द this is the motor nature nerve and responsible for the movement of larynx and pharynx. This is responsible। अब टंग को मूव करना है बेटा, किसी बाहर से तुमने सफेद पर्दा देख लिया, उसको देखकर तुम थोड़ी टंग मूव कर रहे हो, कंटिन्यूसली मैं चबर 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 बोले जा रही हूँ, मुझे कोई सेंस नहीं, मुझे ब्रेन सिग्नल दे रहा है कि बोलो बोलो बोलो, तो कैसा नेचर होगा, मोटर नेचर होगा, ठीक है। अगर मुझे कोई चीज़ बेलना है और लैरिंक्स और फेरिंक्स मूव कर रहे हैं, तो ये कैसा नेचर होगा, मोटर नेचर होगा, ठीक है। आई बॉल मूव करना है तो ये कैसा नेचर होगा, मोटर नेचर होगा। तो आई बॉल मूवमेंट, लैरिंक्स फेरिंक्स का मूवमेंट और आपका टंग का मूवमेंट जो हो रहा है वो किसी सेंस की वजह से नहीं हो रहा, वो अपने आप होगा, ब्रेन सिग्नल देता जाएगा, होता जाएगा। ये सारे कैसे होंगे, मोटर। डन हो गई। तो मोटर आपको फंक्शन क्लियर हो गया, कौन कौन से हो गए, देखो 5 मोटर हैं मेरे ख्याल से, या हैं ही, देख लो, ये वाली जो ये वाली 3 ये हो गई मोटर, ठीक है, 3 ये हो गई मोटर, 2 5 मोटर हो गई, ठीक है। और सेंसरी कितनी हो गई, मेरे ख्याल से सेंसरी होनी चाहिए 3, तो ये हो गई सेंसरी, ये हो गई सेंसरी 2, ठीक है। और फिर कहाँ गई सेंसरी, ये हो गई सेंसरी 3, ठीक है। डन 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 3 हो गई सेंसरी, 5 3 8, और बाकी जितनी बची वो मिक्स नेचर की होंगी, ठीक है। जितने मूवमेंट वाले हैं ना वो सारे कैसे होंगे, मोटर। जितने सेंस वाले होंगे, ले जाने वाले, वो सेंसरी, और बाकी जितने होंगे जो रिस्पॉन्स देते हैं, एक्सप्रेशन वगैरह वाले काम है, वो सब मिक्स्ड। डन हो गई। तो उफ उप उक ट्रैक ट्राई अब फिर आओ गाओ वालो, हंसो ऐसे हंसो गाओ। उफ उप उक ट्रैक ट्राई अब फिर आओ गाओ वालो, ऐसे हंसो गाओ, ठीक है। सारे से मैरी मुझसे, बट मैंने बोला बेटा सुनो बेटा बात मेरी मेरी, ये क्या है, इनके नेचर हो गए। डन हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई। सो आपको फंक्शन क्लियर हो गए, किसके क्या फंक्शन होते हैं, क्या कहानी है। नाउ बच्चों, तो ये हो गए 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। डन हो जानी चाहिए इतनी बात, कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। आइए अब इसको याद कैसे करें। देखो, बोन्स को मैंने आपको ऐसा याद कराया था, पर नर्व्स को आपको ऐसा याद करना, नाक से शुरू करना, पीछे की ओर जाना है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं बच्चों स्पाइनल नर्व। जिंगल भी बता दी, सब बता दिया बच्चों, प्लीज याद कर लेना। मेरी ये गुजारिश है कि जो मैंने जिंगल बताई है उसको 5 बार पढ़ना और लिख लेना किसी एक जगह पर। डन हो गई इतनी बात। अब हम बात कर रहे हैं स्पाइनल नर्व्स की, कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व वी हैव। चलिए देखते हैं, पहले हम लोग देख लें कि आपकी स्लाइड डन हो गई ना। ये वाला पॉइंट तो डन ही नहीं किया यार, हाँ ये हो गया था।
Cranial nerves, point to be remember, longest, vagus, largest, trigeminal, smallest, abducens और thinnest trochlear. डन हो गई इतनी बात. चलिए और देखते हैं स्पाइनल नर्व्स कितनी होती हैं. 31 पेयर्स स्पाइनल नर्व होती हैं और जितनी भी स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो मिक्स्ड नेचर की होती हैं. इसमें हमेशा स्पाइनल आपको पढ़ाया मैंने स्पाइनल नर्व्स कैसी बनती हैं ये आप लोगों का हो गया था कि स्पाइनल नर्व्स हम कैसे डिज़ाइन करेंगे. स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर की होंगी. अगर आपको याद होगा कि रीढ़ की हड्डी में कौन कौन सी हड्डी होती हैं वैसी ही नर्व्स हैं. समझ में आई बात. अगर आपको याद होगा बच्चों तो कितनी नर्व्स होती वर्टिब्री गिनो 7 होती हैं सर्वाइकल गर्दन की. ठीक है. थोरैसिक छाती के पीछे वाले हिस्से में 12 और 7 19 और कमर के हिस्से में 5 19 और 5 24. ठीक है. और 24 हो गई और 5 होती हैं सैक्रल 31. ठीक है. और कॉकिक्स. ओके एक्चुअली होता ये है कि सैक्रल और कॉकिक्स को हम लोग जोड़ देते हैं तो 4 उसको और 1 इसको मान लेते हैं. मैं पढ़ा रही हूँ इसके बारे में टेंशन आप लोग ना लो. ठीक है. तो यहाँ पर होता ये है स्पाइनल नर्व्स के बारे में अगर हम बात करें कौन कैसी है तो हड्डी होती हैं अपनी 7. ठीक है. हड्डी होती हैं अपनी 7 पर स्पाइनल नर्व्स हैं 8. हड्डी होती हैं थोरैसिक में 12 पर स्पाइनल नर्व हैं 12 वो सेम छाती के एरिया में. लंबर हड्डी है 5 तो लंबर नर्व भी जो है वो है 5. सैक्रल और कॉकिक्स जो हड्डी होती है वो 1 हो जाती है पर यहाँ पर सैक्रल और कॉकिक्सियल नर्व जो होती है वो 5 मानी जाती है. 5 ईच नहीं सैक्रल 5 पढ़ाती हूँ मैं लिख के दिखाती हूँ. ठीक है. कंफ्यूजन नहीं होना है इसमें. पहले हड्डी देख लेते हैं और उसके कंपेरिजन में नर्व्स देखेंगे. डन. तो बेटा देखो हम लोग ना हड्डी से कंपेयर कर लेते हैं. जैसे जितनी हड्डियां होती हैं उसी के जैसा कुछ है अपना स्पाइनल नर्व्स. ठीक है. अभी कुछ बोल दिया था ना कंफ्यूज नहीं होना. चलो आ जाओ देखते हैं. स्पाइनल नर्व्स हैं अपने पास 31 पेयर. सबसे पहले अपन देखते हैं वर्टिब्रल कॉलम में बोन कैसी है. ठीक है. बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम. ठीक है. बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम. बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम देखते हैं. बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम कितनी है अपने पास. कोई टेंशन नहीं लेना, कोई घबराना नहीं, कोई परेशान मत होना. ये जीवन की बहुत ही आसान सी चीज है. आई बात समझ में. आओ देखते हैं. देखो बेटा क्या है कहानी. बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम में सबसे पहले होती है सर्वाइकल बोन. सेरिवाइकल लिख रही हूँ देख लो मुझे है ना. सबसे पहली बोन्स कौन सी है मेरे बच्चों. सर्वाइकल बोन्स. सर्वाइकल बोन्स कौन सी होती हैं. वो बोन्स जो कि कहाँ पर पाई जाएं आपके. वो बोन्स जो हमारे गर्दन के पिछले वर्टिब्रल कॉलम मतलब रीढ़ की हड्डी में गर्दन के हिस्से पे 7 बोन्स पाई जाती हैं. ठीक है. ये जो गर्दन वाला हिस्सा है यहाँ पर 7 हड्डियाँ होती हैं. उसके बाद हम लोग बात करेंगे थोरैसिक बोन्स के बारे में. थोरैसिक बोन कौन सी होती हैं जो छाती के पिछले हिस्से में वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स बनाती हैं. ठीक है. ये कितनी होती हैं 12. ठीक है. उसके बाद आते हैं हम लोग लंबर बोन्स जो कि कमर की हड्डियां बनाती हैं. ये होती हैं 5. अब ध्यान से समझना तो 12 और 7 हो गई 19 और 19 और 5 हो गई 24. ठीक है. उसके बाद सैक्रल होती हैं. सैक्रल जो ये वाली हड्डी होती है सैक्रल होती हैं 5 बोन पर ये होती हैं फ्यूज्ड. सैक्रल होती हैं 5 बोन पर ये होती हैं फ्यूज्ड. ठीक है. और कॉकिक्स जो पूंछ वाली हड्डी होती है ये भी होती है 5 बोन पर ये भी होती है फ्यूज. तो हम लोग इसको एक एक मान लेते हैं. ठीक है. तो हम ये बोलते हैं कि 12 और 7 19 और 5 24 हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम में 26 हड्डियां होती हैं. 26 हड्डियां क्योंकि हम इन दोनों को 5-5 को फ्यूज मानते हैं. अब आइए हम लोग बात करते हैं स्पाइनल नर्व्स के बारे में. आइए देखें स्पाइनल नर्व्स के बारे में. आइए देखें सर्वाइकल नर्व कितनी होती हैं. ये वो होती हैं देखो 7 है. कंपैरिजन करो. हड्डी है 7 पर नर्व कितनी है. हड्डी है 7 पर नर्व कितनी है. सर्वाइकल नर्व कितनी है बेटा. सर्वाइकल नर्व है 8. डन हो गई. उसके बाद थोरैसिक नर्व कितनी है. ये 12 है. सेम ऐसे ही जो कि छाती वाले हिस्से के स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं. ठीक है. वो होती हैं 12. लंबर जैसे हड्डियां होती हैं वैसे ही लंबर नर्व कितनी है 5. सैक्रल वहां पे 5 फ्यूज है जिसको हम एक कंसीडर कर रहे हैं पर यहाँ पर 5 ही होती हैं. और कितनी हो गई बच्चों तो 12 और 8 20 20 और 5 25 और 5 30. और कॉकिक्सियल जो नर्व्स होती है. ठीक है. कॉकिक्स नर्व जो होती है वो होती 1. तो कितनी हो गई 31 हो गई और ये पेयर में होती हैं
31 इधर से निकलती है, 31 इधर से निकलती हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम में 26 हड्डियां होती हैं और वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो कॉर्ड होती है इसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं और इस स्पाइनल कॉर्ड से 31 पेयर नर्व आती हैं। गर्दन के हिस्से से स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकलेंगी उनका नंबर है 8, छाती वाले हिस्से से जो निकलेंगी वो है 12, कमर वाले हिस्से से जो निकलेंगी वो है 5, कमर के निचले हिस्से से निकलेंगी वो है 5 और पूंछ वाली जो हड्डी है उससे जो नर्व निकलेगी, हड्डी के अंदर वाले स्पाइनल कॉर्ड के हिस्से से जो नर्व निकलेगी वो है 1। तो वी हैव 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व जो कि इधर से भी निकलती हैं और इधर से भी निकलती हैं। 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स के हम लोगों ने पढ़े, उनका क्या कह सकते हैं, उनका नेचर पढ़ा, उनकी जिंगल पढ़ी, उनका नंबर पढ़ा, उनके नाम पढ़े, उनका फंक्शन पढ़ा, सब कुछ हम लोगों ने कवर किया और ये हैं स्पाइनल नर्व्स, ठीक है, 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। तो कमर का जो भी रिस्पॉन्स होगा, अगर हमें कमर मटकाना है ऐसे ऐसे तो कौन से नर्व्स काम करेंगे बेटा? आपकी लंबर नर्व्स। अगर हमको गर्दन मटकानी है तो कौन सी नर्व्स काम करेंगे बेटा? आपकी सर्वाइकल। अगर आपको ऐसे झुकना है, ब्रेन सिग्नल दे रहा है कि ऐसे झुको, तो कौन सी नर्व काम करेंगे बच्चों? थोरैसिक नर्व। तो ये इनके कुछ फंक्शन है, फंक्शन आपको इसके जानना नहीं है। आइए देखते हैं। ह्यूमन के पास 31 पेयर स्पाइनल नर्व्स होती हैं। स्पाइनल नर्व मिक्स टाइप की होती हैं और ग्रे मैटर से बाहर आती हैं, ठीक है। और घुसती जो है वो होती हैं सेंसरी नर्व और वो डॉर्सल रूट से घुसेंगी और जो बाहर आती हैं वो होती है मोटर नर्व, ठीक है बच्चों। ये बात आपको आज क्लियर हो गई, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं। एक बार क्विक रिवीजन करके देख लेते हैं कि व्हाट वी हैव डन टिल नाउ, ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ लिया है। स्टार्ट किया था लेक्चर मैंने आपके नर्वस सिस्टम से, शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी। नर्वस सिस्टम में मैंने आपको पढ़ाया था, नर्वस सिस्टम में मैंने आपको पढ़ाया था क्या बच्चों? CNS वी हैव डन, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। PNS में मैंने आपको बताया था कि व्हाट वी हैव टू लर्न इन द PNS, ध्यान से समझो। PNS में हमें क्या पढ़ना है? PNS में मैम आपने बताया था कि PNS में वी हैव टू लर्न अबाउट द नर्व्स। नर्व्स में मैंने आपको बताया था कि आपको 2 प्रकार की नर्व्स पढ़नी है, क्रेनियल और स्पाइनल। तो आज हम लोगों ने नर्व्स के बारे में पूरा डन कर लिया है। समझ में आई बात? तो याद रखिए कि बॉडी में जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं ये सिर्फ नर्व्स के फंक्शन है। उनको भले ही कमांड ब्रेन दे रहा है काम करने के लिए, पर फंक्शन तो नर्व्स ही कर रही हैं। तो जो भी नर्व्स बॉडी में जा रही हैं या जो भी नर्व बॉडी से अंदर की ओर आ रही हैं मेरे बच्चों, ये सारे फंक्शन नर्व्स के ही होते हैं। आई बात समझ में? सो वी हैव डन विद द नर्व्स। हम लोगों ने आज पढ़ लिया है पूरा क्रेनियल नर्व्स के बारे में, ठीक है। हम लोगों ने क्रेनियल नर्व्स के बारे में पढ़ लिया, टिंग। हम लोगों ने क्रेनियल नर्व्स के बारे में पढ़ लिया, हम लोगों ने स्पाइनल नर्व्स के बारे में पढ़ लिया। क्रेनियल नर्व्स हो गया, स्पाइनल नर्व्स हो गया, कोई टेंशन नहीं है इसमें, ठीक है। अब ये नर्व्स जो हैं, ये जो नर्व्स होती हैं ये 2 प्रकार के फंक्शन कंट्रोल कर सकती हैं, ठीक है। या तो ये कोई ऐसा फंक्शन कंट्रोल कर रहे हैं जो तुम्हारे विल के कंट्रोल के अंदर नहीं है, या तो कोई ऐसा फंक्शन कंट्रोल कर रही है नर्व्स जो तुम्हारे विल के अंदर कंट्रोल, जैसे ये विल के अंदर का कंट्रोल है, पर किडनी का काम करना, लंग्स का काम करना, लिवर का काम करना तुम्हारे कंट्रोल के अंदर नहीं, पर उन्हें कंट्रोल कौन कर रहा है? अंदर से नर्व्स। तो नर्व्स 2 प्रकार के फंक्शन कंट्रोल कर सकती हैं, या तो कोई वॉलेंट्री फंक्शन या तो कोई इनवॉलेंट्री फंक्शन, ठीक है। तो वॉलेंट्री फंक्शन अगर कोई नर्व्स कंट्रोल कर रही हैं तो इसे हम पढ़ेंगे PNS के एक पार्ट में, जिसे हम कहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। क्या कहते हैं बच्चों इन्हें हम कहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और अगर कोई इनवॉलेंट्री फंक्शन कंट्रोल कर रहा है PNS, तो इसे हम पढ़ेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर, ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर। समझ में आ गई बात? इतनी बात समझ में आई कि PNS के 2 पार्ट है। नर्व PNS के अंदर वी हैव टू लर्न द नर्व्स। नर्व कैन कंट्रोल 2 फंक्शन, ईदर वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। अगर कोई वॉलेंट्री फंक्शन कंट्रोल कर रहे हैं तो वो किस सिस्टम के अंदर PNS के पढ़ा जाएगा? जो वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम का पार्ट हो, मतलब जो कि PNS के वॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करता होगा, ठीक है। जैसे PNS का ये पार्ट है जो सिर्फ वॉलेंट्री फंक्शन को कंट्रोल करता है, ठीक है। लिख दूं यहाँ पे वॉलेंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। कंट्रोल वॉलेंटरी फंक्शन, वॉलेंटरी मूवमेंट, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो आप। आगे ये जो होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये क्या कंट्रोल करता है बच्चों? है ये इनवॉलेंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है, इनवॉलेंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। ओके, अब
इनवॉलेंट्री फंक्शंस भी दो प्रकार के हो सकते हैं, ध्यान से समझो, है ना। ये मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगी भी, तो टेंशन नहीं लेना है आपको, पर फिर भी देख लो। इनवॉलेंट्री फंक्शंस कैन बी ऑफ टू टाइप ना, ठीक है। तो मतलब ये है कि जो ऑटोमेटिक फंक्शन होते हैं, जो अपने आप होते हैं, वो भी पीएनएस की नर्व्स ही कंट्रोल करती हैं। तो पीएनएस का ही एक पार्ट है एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब इनवॉलेंट्री फंक्शन जो होते हैं ये बेसिकली बच्चों ये भी दो प्रकार के हो सकते हैं, ध्यान समझना। इनवॉलेंट्री फंक्शन कैन बी ऑफ टू टाइप, ठीक है। या तो ये कोई बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड करने वाले फंक्शन हो सकते हैं, या तो ये बहुत ही नॉर्मलाइज करने वाले फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है। नॉर्मलाइज करने वाले फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है। एक्साइटेड मतलब खुश होकर चिल्लाना, हु, ये एक्साइटेड करने वाला फंक्शन है। पर हमेशा हु थोड़ी करते रहोगे, कभी नॉर्मल भी तो होगे ना, तो नॉर्मलाइज करने के लिए भी काम होना चाहिए। तो जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, जो फंक्शन आपकी बॉडी में नर्व्स के थ्रू ऑटोमेटिक कंट्रोल किए जाते हैं, ये भी दो प्रकार के हो सकते हैं। या तो नर्व्स आपको एक्साइट कर सकती हैं, तो अगर आपको नर्व्स बॉडी एक्साइट कर रही है तो इसे हम पढ़ते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर। समझो बात को मेरी, जो मैं बोल रही हूँ। अगर आपकी नर्व्स जो है वो आपको एक्साइट कर रही हैं तो उसे हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के एक पार्ट में पढ़ते हैं, जिसे कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जैसे डर कर भागना, डर कर उल्टी कर देना, डर कर सुसु आ जाना, हाँ रोने लगना, खुशी से चिल्ला पड़ना, ये सब एक्साइटेड कंडीशन है। पर हमेशा एक्साइटेड नहीं होंगे। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की कुछ नर्व्स जो कि ऑटोमेटिकली बॉडी को नॉर्मलाइज करती हैं, उन्हें हम पढ़ेंगे किसके अंदर, या उन फंक्शंस को हम किसके अंदर पढ़ेंगे, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर। किसके अंदर पढ़ेंगे, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर। समझ गए आप लोग इतनी बात, कोई टेंशन नहीं। सो पीएनएस के अंदर वी हैव टू लर्न द नर्व्स। Nerves can control two types of movement of the body, voluntary और involuntary. वॉलेंट्री फंक्शन पढ़ रहे हो तो कौन सा पार्ट पढ़ रहे हो, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। इनवॉलेंट्री फंक्शन पढ़ रहे हो तो कौन सा पार्ट पढ़ रहे हो, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोमेटिक काम करते हैं। अब अगर ऑटोमेटिक काम कर रहे हैं तो या तो आपकी बॉडी एक्साइट होगी या तो नॉर्मल होगी। अगर एक्साइट हो रही होगी तो हम कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। और अगर नॉर्मलाइज बॉडी हो गई है इससे तो आप कौन सा पढ़ना शुरू कर दे रहे हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ऑल द फंक्शंस वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, एक्साइटेड, नॉर्मलाइज होना, ये सब किससे कंट्रोल किए जाते हैं, नर्व से कंट्रोल किए जाते हैं। And all the nerves are the part of peripheral nervous system, and all the nerves can get the command from the central nervous system. So we have completed the central nervous system and the nerves of peripheral nervous system. In this class we have learned each and every point of the nerves. I hope you learned and enjoyed the session. Next class में मेरे को जो पढ़ाना है उसकी भूमिका मैं आज आपको बांध कर जा रही हूँ, क्योंकि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स, विच इज द सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम तो कुछ भी नहीं है, मेनली हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सो स्टे ट्यून्ड, प्लीज देखना जरूर, क्योंकि बहुत ही मजेदार लेक्चर है। सो आई होप कि आज की कहानी जो मैंने आपको समझाई वो अच्छे से समझ में आई। और अगर बच्चों आपको लेक्चर ढूंढने में कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो घबराना नहीं, मैं हूं आपके साथ। आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि अरेंज मैनर में कौन सा लेक्चर किसके बाद आएगा, प्लीज ओपन द वेबसाइट ऑफ द मैग्नेट ब्रेन, क्लिक द वेबसाइट magnetbrain.com टाइप करना, उसमें खुल जाएगा। कुछ नहीं करना, 11th क्लास सेलेक्ट करना, उसके 4थे नंबर पे मैं हूँ, ठीक है, जो कि मैं आपको दिख जाऊंगी, उस पर क्लिक करना है। सीक्वेंस वाइज चैप्टर के लेक्चर पढ़े हैं, प्लीज वॉच, प्लीज लर्न एंड क्रैक द नीट। यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है और स्कूल में टॉप करना है। सो दिस इज इट, आज की कहानी जो मैंने समझाई, आई होप कि वो आपको समझ में आई। नेक्स्ट क्लास में एक नई कहानी के साथ मिलूंगी, तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।